स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से। इसका जो एक्सप्लेनेशन है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आई होप उसको आपने देख लिया होगा। और उसके बाद आइए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर की बारी है। हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में है कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह। तो विद्रोह किस तरह का था अगेंस्ट द ब्रिटिश बिफोर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का है, तो इससे पहले जो विद्रोह करते थे हिंदुस्तानी लोग, तो वो विद्रोह कैसा था। द रिबिलियंस। रिबिलियंस का मतलब है विद्रोही अगेंस्ट द ब्रिटिश बिफोर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वेयर लोकल, स्कैटर्ड एंड आइसोलेटेड। दुख तो था, परेशानी तो थी, पहले दिन से ही थी, लेकिन जो विद्रोही थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले, वो लोकल थे। मतलब जगह जगह पे छोटे छोटे हिस्सों में अपने अपने स्टेज पे सब क्या कर रहे हैं, विद्रोह प्रकट कर रहे हैं और बिखरे हुए हैं, एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है और आइसोलेटेड है। और यही सब रीजन था इनके फेल होने का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई वाज वॉर ऑफ 1857 हेल्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये जो वॉर था ना 1857 का, हेल्ड मतलब स्वागत किया गया इसका, क्या इस तरह से कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो क्यों? इट इम्ब्रेस्ड द होल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इम्ब्रेस्ड मतलब होता है गले लगाना। इसने क्या किया, गले लगाया सारे के सारे, हर सेक्शन जो सोसाइटी में है उसको, विदाउट एनी कास्ट एंड क्रीड, बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने सबको गले लगाया। इट वॉज नॉट लोकलाइज्ड वन, और ये लोकलाइज्ड वन नहीं था, है ना। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, हेल्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन दिस रिवॉल्ट नॉट ओनली आर्मी पर्सनल, आर्मी पर्सनल का मतलब जिन लोगों ने आर्मी में सेवा दी है, तो इस विद्रोह के अंदर ना सिर्फ ये लोग पार्टिसिपेट किए, बट इंडियन सिविलियंस मतलब आम नागरिक, आम जनता ने भी इसमें हिस्सा लिया। ऑल्सो थ्रू देम सेल्फ इनटू दिस स्ट्रगल टू गेट रिड ऑफ द फॉरेन रूल। आजादी पाने के लिए इन्होंने अपने आप को भी इसके अंदर डाल दिया और जद्दोजहद की, है ना, स्ट्रगल किया टू गेट रिड ऑफ द फॉरेन रूल, की बाहरी जो ताकत हम पे रूल कर रही है हम उससे आजाद हो जाएं। दिस रिवॉल्ट गेव द रियल थ्रेट टू द ब्रिटिशर्स। और ये जो विद्रोह था, इस विद्रोह से अच्छा खासा डर का माहौल बना ब्रिटिशर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि मेंशन टू पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे कॉजेज थे, यहां पे आपसे पूछ रहा है राजनीतिक कारण क्या था। तो राजनीतिक कारण ये था, फर्स्ट पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह जफर। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन यानी कि ये कई तरीके से कर रहे थे, आउटराइट वॉर वगैरह से लेके बहुत तरीके से कर रहे थे, है ना। तो दो पूछा था यहाँ पे, तो दो सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरा इन्होंने जो है अनादर किया था बहादुर शाह जफर का, ठीक है। तो ये दो है, आगे आएगा डेप्थ में तो वो भी देखेंगे। नेम टू वेज इन विच द ब्रिटिश एक्सपेंडेड देयर टेरिटोरियल पावर। टेरिटरी का मतलब होता है कोई एक इलाका, कोई एक क्षेत्र, कोई एक स्थान। तो किस तरह से ये अपने आप को एक्सपेंड करते जा रहे थे, फैलाते जा रहे थे भारत के बाकी हिस्सों में। The ways in which the British expanded their territorial power in India are by outright war। एक तो डायरेक्ट जंग लड़ ले रहे थे यहाँ के लोगों से। By the system of subsidiary alliance। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब होता है सहायक गठबंधन। मतलब राजा अपनी सॉवरेनिटी खो देगा, इनकी आर्मी के अंडर में होगा, इनकी ही आर्मी उनको सुरक्षा देगी, ये बदले में उसको पैसा देंगे, आर्मी का सारा खर्च उठाएंगे, फैसले भी इन्हीं के रहेंगे, अपना आदमी ये रखेंगे, उनके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहेगा इनका, ब्रिटिशर्स का। तो इस तरह से सब्सिडियरी अलायंस, एक तरह से गुलाम ही बनाएंगे। इसके अलावा बाई अडॉप्टिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? ये वो नियम था कि जिसमें अगर किसी भी राजा का उत्तराधिकारी अपना खुद का बेटा नहीं है, तो कोई गोद लिया हुआ बेटा उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, और
जो भी राजपाट है उसका वो सारा का सारा किसको चला जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। एंड नेक्स्ट, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ द एलिज्ड मिस रूल, क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिस रूल, यानी कि बस इतना कहना है कि आप गवर्न नहीं कर पा रहे हैं, आप राजपाट अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, और गवर्न गुड अच्छे से गवर्न होने के लिए क्या करना पड़ेगा, राजपाट आप हमें दे दीजिए। तो बस इल्जाम लगा के भाई आपके गवर्नेंस में कमी है, रीजन भी नहीं बताना, है ना, जबरदस्ती वाला सारा मामला था। What was the subsidiary alliance, अभी बात कर रहे थे सहायक गठबंधन की, ये था क्या, नेम टू इंडियन स्टेट ब्रॉट अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल यूजिंग द सब्सिडियरी अलायंस। अब सब्सिडियरी अलायंस का इस्तेमाल करके किस तरह से दो स्टेट को अंदर लाया गया, और दो स्टेट के नाम भी बताने हैं। तो सब्सिडियरी अलायंस वाज एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति, लिख पढ़ के दे दिया, हाँ भाई हम सहमत है, किसके बीच में, बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, बाय वर्च्यू ऑफ विच दीज स्टेट्स लॉस्ट देयर सॉवरेनिटी टू द ब्रिटिश। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस एग्रीमेंट के हिसाब से, इस सहायक गठबंधन के हिसाब से जो सुप्रीमता है, यानी सोवरेनिटी की बात कर रहा है, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट अपने आप में सुप्रीम है, अपने आप में फैसले लेने का हक रखता है, वो हक खो देगा, और ये क्या हो जाएगा, उनके स्टेट्स वगैरह किसके अंडर में आ जाएंगे, ब्रिटिश के अंडर में आ जाएंगे। दो इंडियन स्टेट की बात कर रहा है जो लाए गए थे सब्सिडियरी अलायंस से, वो एक अवध है और दूसरा कौन सा है, एक हैदराबाद है। इसके अलावा भी बहुत सारे थे, झांसी भी था, नहीं झांसी नहीं था, झांसी तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से लाया गया था। एक्सप्लेन द टर्म डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये क्या होता है, और इसमें बताना है नेम टू स्टेट्स एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश यूजिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और इसमें दो स्टेट के नाम भी बताने हैं कि जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के हिसाब से क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। कौन पेश किया इसको, लॉर्ड डलहौजी में। और इसका मतलब क्या है कि मींट दैट व्हेन अ रूलर ऑफ डिपेंडेंट स्टेट डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर, वही बात कह रहा है कि अगर खुद का बेटा नहीं है प्राकृतिक रूप से, तो द स्टेट पास्ड बैक टू द हैंड ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजों के हाथ में पूरा राजपाट चला जाएगा। सतारा 1848 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, वेयर सम ऑफ द स्टेट एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश यूजिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कि अगर राजा महाराजा को अपना खुद का उत्तराधिकारी पैदा नहीं हो पा रहा है तो कोई गोद लिया हुआ उसको एडॉप्ट नहीं करेंगे, वो मान्य नहीं होगा। हु वॉज नाना साहिब, ये कौन थे, वॉट वॉज हिज मेन ग्रीवेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, द लास्ट पेशवा, आखिरी पेशवा थे ये, बाजीराव सेकेंड हैड एडॉप्टेड नाना साहिब एज हिज सन। तो ये जो रूलर है, आखिरी पेशवा है बाजीराव सेकेंड, इन्होंने ही गोद लिया था एक बच्चे को, जिस बच्चे का नाम था नाना साहिब। बट द ब्रिटिश रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज नाना साहिब एज द रूलर ऑफ द मराठास, ही वॉज पेंशनड ऑफ। ये दो बड़ी शिकायतें हैं। क्या दो बड़ी शिकायतें हैं, कि ब्रिटिश ने इनकार कर दिया कि हम आपको नहीं मानते रूलर मराठा का, और साथ ही साथ उनका पेंशन भी बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पॉलिसी वाज यूज्ड बाय लॉर्ड डलहौजी अगेंस्ट रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई को कोई अपना बेटा नहीं था, तो यहां पे क्या होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का यूज होगा। व्हाई डिड रानी लक्ष्मीबाई बिकम अ बिटर एनिमी ऑफ द ब्रिटिश, बिटर एनिमी कट्टर दुश्मन को बोलते हैं, तो कट्टर दुश्मन क्यों बनी ये, लॉर्ड डलहौजी यूज्ड द पॉलिसी ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अगेंस्ट रानी लक्ष्मीबाई, इनके खिलाफ इसने, लॉर्ड डलहौजी ने इस पॉलिसी को इस्तेमाल किया। एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स aroused a great discontentment to Rani of Jhansi when after the death of the ruler of Jhansi, their adopted son Anand Rao was not recognized as legitimate successor to the throne। क्या बात थी, क्यों इतना गुस्सा था और ये क्यों कट्टर दुश्मन बनी, कौन सी पॉलिसी यूज हुई वो तो देख लिया, लॉर्ड डलहौजी ने जो पॉलिसी लगाई थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वो यूज की इसने। हाँ, तो दिक्कत क्या था, तो ये सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात से हुई कि जब रूलर झांसी का डेथ कर गया, ठीक है, तो उसकी मृत्यु के पश्चात
जो रानी लक्ष्मीबाई का बेटा है गोद लिया हुआ आनंद राव, उसको माना नहीं गया शासक के द्वारा। ठीक है, कि उसको शासक नहीं माना गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि ये हम नहीं मानते, आपको आपके पास क्या होना चाहिए, नेचुरल हेयर ही होना चाहिए। तो इसी की वजह से वो कट्टर दुश्मन बन गई ब्रिटिशर्स की। स्टेट टू अनाउंसमेंट, दो ऐलान विच एडवर्सली अफेक्टेड द मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। दो कौन से ऐसे ऐलान हुए थे जिसने बुरी तरह से प्रभावित किया था मुगल डायनेस्टी को। तो 1856 में हुआ क्या कि लॉर्ड कैनिंग अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी उसके पश्चात हिज सक्सेसर्स यानी उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उनके बेटे, वुड नॉट बी अलाउड टू यूज द इंपेरियल टाइटल, उनको शाही उपाधि का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। जैसे नाम के आगे जो उपाधि मिलती है ना, उस तरह से वो टाइटल्स वगैरह शाही अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड डिग्निटीज, जो भी मान वगैरह था विद देयर नेम्स, वो भी अपने साथ वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो ऐलान किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो इसकी वजह से जो है दिक्कत हुई थी। मेंशन एनी टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एनेक्सेशन ऑफ अवध। अब देखो रिजल्ट क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए जब कब्जा किया गया अवध के ऊपर। द पीपल ऑफ अवध हैड टू पे हायर लैंड रेवेन्यू, राजस्व बोलते हैं लैंड रेवेन्यू, जमीन का टैक्स। तो राजस्व ज्यादा देना पड़ रहा था किनको, अवध के लोगों को। एंड एडिशनल टैक्स ऑन फूड, खाने के ऊपर, मकान के ऊपर अतिरिक्त कर, अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता फेरीज घाट के लिए। एंड जस्टिस और न्याय के लिए भी अलग से कर देना पड़ रहा था टैक्स। नवाब ऑफ अवध्स आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू थाउजेंड्स ऑफ नोबल्स, ऑफिशियल्स एंड सोल्जर्स आउट ऑफ जॉब। अब हुआ क्या था कि जो नवाब ऑफ अवध है, साथ ही साथ पूरा जो उनका शासन चल रहा था, उनकी जो आर्मी थी, वो सब कुछ क्या कर दिया गया, अबेंडन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, उसको डिस्पोज कर दिया गया। जिसकी वजह से कई सारे जो अधिकारी वगैरह हैं और कई सारे सैनिक वगैरह क्या हो गए थे, वो जॉबलेस हो गए थे। तो ये दिक्कत आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में है कि स्टेट एनी टू कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट ऑफ डिसबैंडिंग ऑफ द आर्मीज ऑफ द एनेक्स्ड स्टेट बाय द ब्रिटिश। तो ये जो डिसबैंड किया गया था आर्मी को, किस आर्मी को, अभी बात कर रहे थे अवध की, तो अवध की ही आर्मी को डिसबैंड कर देना कि आज से अब तुम लोगों का काम खत्म, अब तुम लोगों की कोई मान्यता नहीं है कब्जा करने के बाद। The dissolution of the Nawab of Awadh's army and administration threw thousands of noble, official and soldier out of job। यही बात अभी पिछले क्वेश्चन में हुई ना कि यहाँ पे जो डिसोल्यूट कर दिया गया नवाब, अवध के नवाब को, भाई कब्जा कर लिया तो अब नवाबी तो सारी खत्म हो गई, ठीक, अब कोई नवाब नहीं रहेगा, यही कहना चाहते हैं ब्रिटिशर्स। और साथ ही साथ क्या कह रहे हैं, आप अपनी आर्मी वगैरह सब खत्म कर दीजिए। तो इस जुल्म की वजह से हुआ क्या कि बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे सैनिक क्या हो गए थे, अपने जॉब लेस हो गए थे। और जो ब्रिटिश है कॉन्फिस्केटेड मतलब कब्जा किया स्टेट्स के ऊपर ऑफ द तालुकदार और जमींदार, उनकी जो जमीनें हैं सब पे कब्जा कर लिए गए। द डिस्पोसेस्ड तालुकदार बिकेम द ओपोनेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब जिनको उनकी गद्दी से हटाया गया, जिनकी जमीनें छीनी गई, वो सब के सब क्या हो गए, सब ओपोनेंट हो गए, यानी कि खिलाफ हो गए ब्रिटिशर्स के। नेक्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ एब्सेंटी सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम, तो यहाँ पे एब्सेंटी है, उसकी मतलब वो नहीं है। इससे क्या मतलब है, वाई वॉज इट रिसेंटेड बाय द इंडियंस, और हिंदुस्तानियों को इससे नाराजगी क्यों थी। एब्सेंटी सोवरेनिटी, पहले इसका मतलब समझो कि इसका मतलब है क्या। इसका मतलब ये है, इट मीन्स दैट इंडिया वॉज बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंग्लैंड। हिंदुस्तान को रूल किया जा रहा है हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हिंदुस्तान के अंदर हो, बाहरी भी, वो रूल किया जा रहा है सैकड़ों मील दूर किसी और देश से। इंग्लैंड रूल कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ माइल्स, हजारों मील दूर से। तो इंडियंस फेल्ट दैट इंडियाज वेल्थ वॉज बीइंग ड्रेन टू इंग्लैंड एंड नॉट यूटिलाइज्ड फॉर देयर वेलफेयर। इतनी दूर से वो हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के खजाने हमारे लिए नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं, बल्कि
उनके तरक्की के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसीलिए उनके अंदर नाराजगी थी। और एब्सेंटी सॉवरेनिटी मतलब यहां पे कोई सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कौन है? इंग्लैंड है, जो कि हजारों मील दूर से राज कर रहा है इंडिया पे। What were the apprehensions? एप्रीहेंशन का मतलब होता है आशंका, है ना, शंका होती है, शक होता है इंसान के अंदर। आशंका क्या थी? ऑफ इंडियंस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज। जब रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ तो क्या कुछ इनकी आशंकाएं थी? तो द एप्रीहेंशंस ऑफ इंडियन अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवेज वेयर, क्या था आशंका? दैट द रेलवे कंपार्टमेंट्स, दैट इन द रेलवे कंपार्टमेंट, कि रेलवे का जो कंपार्टमेंट है, बैठने की जगह है, द हायर कास्ट एंड द लोअर कास्ट वेयर मेड टू सिट साइड बाय साइड। अब भाई देखो, उस समय हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा इसकी मान्यता थी, है ना, अपर कास्ट लोअर कास्ट के बराबर नहीं बैठ सकता, जब भी बैठेगा नीचे बैठेगा, और बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन चल रहे थे उस समय। तो उस समय ये चीज देखा गया कि रेलवे में जो कंपार्टमेंट बने हैं तो बगल बगल में बैठेगा हाई कास्ट वाला लो कास्ट के साथ। दे बिलीव्ड दैट द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड सच प्रैक्टिसेस टू डिफाई देयर कास्ट एंड रिलीजन। और लोगों को क्या लगा कि ये जबरदस्ती ऐसा कंपार्टमेंट इन्होंने बनाया है कि जिसमें हायर और लोअर कास्ट के लोग एक साथ बैठे, ताकि ये क्या कर सके? हमारे धर्म और हमारे जाति की बेइज्जती कर सके, है ना, अनादर कर सके, बेइज्जती कर सके। तो ये चीज उनको लगा, आशंका यही हुई। मेंशन एनी टू सोशल रिफॉर्म्स एडवोकेटेड बाय ब्रिटिश व्हिच अफेक्टेड द रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ द इंडियन पीपल। क्या कह रहा है? सोशल मतलब होता है सामाजिक, रिफॉर्म मतलब बदलाव, जो जिसकी वकालत की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, और उसने प्रभावित किया परंपरा को। किसकी परंपरा को? हिंदुस्तानी लोगों की जो परंपरा है उसको। तो यहां पे दो सोशल रिफॉर्म हैं जो ब्रिटिशर्स की तरफ से लाए गए और जिसने अफेक्ट किया रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ इंडियन पीपल। पहला था एबोलिशन ऑफ सती इन 1829। सती यानी कि पति की मृत्यु के बाद उसी की चिता पे औरत को भी लेट जाना है। दूसरा विडो रिमैरिज एक्ट ऑफ 1856, कि इससे पहले क्या नहीं था? किसी विधवा को दोबारा शादी की इजाजत नहीं थी। तो ये दो था जिसने जो है हिंदुस्तानी लोगों की परंपरा के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन एनी 3 मेजर which point to the policy of social discrimination followed by the British in India। 3 ऐसी चीजें बताओ जो नीति थी सामाजिक भेदभाव की, जो फॉलो किया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर। तो क्या कुछ था? सबसे पहला, द इंडियन सोल्जर वेयर पुअरली पेड। जो हिंदुस्तानी सैनिक होते थे तो उनको बहुत कम तनख्वाह दी जाती थी। इल फेड, सही से खाना पीना नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं। एंड बैडली हाउस, और जो रहने की जगह है वो भी अच्छी नहीं। ऑल हायर पोजीशन इन एम्प्लॉयमेंट वेयर रिजर्व्ड फॉर द ब्रिटिश। जितने भी गोरे अंग्रेज हैं सबके लिए क्या है? सारे टॉप लेवल के जॉब है, रिजर्व्ड है, आरक्षित हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर परफॉर्मेंस। चाहे कितना भी बुरा परफॉर्मेंस करे, घटिया परफॉर्मेंस करे, लेकिन आरक्षित है मतलब रिजर्व है। इंडियंस उस पर जा ही नहीं सकते। इसके अलावा है कि गिव टू एग्जाम्पल टू शो हाउ द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था और यहां पे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज थे। तो कैसे इसका शोषण किया, पूरे रिसोर्सेज को कैसे खत्म किया, यहां पे बर्बाद किया ब्रिटिशर्स ने। इंडिया वॉज मेड टू एक्सेप्ट रेडीमेड ब्रिटिश गुड्स आइदर ड्यूटी फ्री और एट नॉमिनल ड्यूटी रेट। हिंदुस्तान को इस बात पे मजबूर किया गया कि उधर से इंग्लैंड से जो फिनिश्ड गुड्स आ रहे हैं वो बिल्कुल ड्यूटी फ्री हो, मतलब उसके ऊपर आप कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, और लगाएंगे भी नॉमिनल मतलब जरा सा, एकदम मामूली सा। While Indians product were subjected to high import duties in England। और वही अगर हिंदुस्तान का कोई चीज जा रहा है इंग्लैंड में तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते थे ये। आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल, जब बंगाल पे कब्जा कर लिया, द ब्रिटिश स्टॉप्ड गेटिंग गोल्ड इनटू इंडिया। अब वो गोल्ड लेके आना बंद कर दिए हिंदुस्तान के अंदर। दे बिगेन टू परचेज रॉ एंड मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्रीज इन इंग्लैंड फ्रॉम द सरप्लस रेवेन्यू ऑफ बंगाल। बंगाल पे कब्जा हो गया
कब्जा होने के बाद पूरा कंट्रोल अपने अंडर में ले लिया, तो वहां से जो कुछ भी इनकम हो रही है अब उसी से खरीद रहे हैं। पहले क्या करते थे, खरीदने के लिए गोल्ड वगैरह सिल्वर वगैरह लेके आते थे, अब वो सरप्लस से ही खरीद रहे हैं। एंड प्रॉफिट फ्रॉम ड्यूटी फ्री इनलैंड ट्रेड, और जो भी इनलैंड ट्रेड कर रहे हैं वो ना, वो सारा उनका ड्यूटी फ्री। तो इसकी वजह से प्रॉफिट्स हो रहा है और सरप्लस हो रहा है, जिसकी वजह से वो खरीद ले रहे थे यहीं से यहीं पर। गिव एनी टू ग्रीवेंसेज ऑफ द पीजेंट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश। पीजेंट्री की बात कर रहा है, पीजेंट्री यानी कि किसानों की बात कर रहा है। तो इनकी क्या शिकायतें थी? पहली शिकायत थी कि द पीजेंट्स वेर डिसकंटेंटेड विद द ऑफिशियल लैंड रेवेन्यू पॉलिसी एंड कंसिक्वेंट लॉस ऑफ देयर लैंड। जो इनके लिए राजस्व कर के लिए नियम बनाए गए थे, नीति बनाई गई थी, एक तो वो बहुत बेकार थी और साथ ही साथ वो अपनी जमीनें भी खो रहे थे। इट वॉज द पीजेंट्री, ये किसान ही थे, दैट बोर द हैवी बर्डन ऑफ exorbitant taxes to provide money for the trade and profits of the company। exorbitant का मतलब हमने बताया था आपको, मनमाना। जो भी मनमाना कर वगैरह था उस सबका बर्डन कौन सह रहा है? किसान सह रहे हैं, ताकि पैसे दिए जाएं किसके लिए? व्यापार के लिए और फायदे के लिए कंपनी के। किसके कंपनी के? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द वॉर ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। इसके अलावा वो जो यहाँ शासन कर रहे हैं उसकी भी कीमत इनसे चुकाई जा रही है, और वो जो भी जंगे लड़ रहे हैं उसकी भी कीमत किससे वसूली जा रही है? केवल हिंदुस्तानी लोगों से। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कि व्हाई डिड द ब्रिटिश What did the British do to reduce the landed aristocracy to poverty? लैंडेड एरिस्टोक्रेसी यानी जमींदार थे, तालुकदार थे, लोगों के पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, रियासतें थी, तो इसको गरीबी में कैसे बदल दिया, पॉवर्टी में कैसे तब्दील कर दिया? द ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, डीके ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, हाई टैक्सेशन, द ड्रेन ऑफ वेल्थ, स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर पीजेंट रिड्यूस द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी टू पॉवर्टी। मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या किया? आर्थिक रूप से लोगों का शोषण किया। इसके अलावा जो यहाँ पे देसी इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट वगैरह था, उसको बर्बाद कर दिया। जो इनके कामकाज थे उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, और साथ ही साथ यहाँ का पूरा खजाना लेकर अपने यहाँ जा रहे हैं, हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं और अपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं नॉमिनल रेट पे। और यहाँ पे स्लो कर दिया। स्टैग्नेशन का मतलब होता है स्लो कर देना या रोक देना, है ना। एग्रीकल्चर को एकदम बिल्कुल कमजोर कर दिया। एंड एक्सप्लॉयटेशन, शोषण किया गरीब किसानों का, और इस तरह से इन्होंने लैंडेड एरिस्टोक्रेसी को पॉवर्टी में बदल दिया। What was the provision of the General Service Enlistment Act which was resented by the Indian soldier? Why was it resented? अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या कुछ प्रावधान दिया हुआ था जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट में जिसकी वजह से विरोध प्रकट किया इंडियन सोल्जर्स ने, और क्यों मतलब ऐसा विरोध किया, क्यों उनके अंदर नाराजगी थी इसको लेकर? लॉर्ड कैनिंग की बात है, इन्होंने ही पास किया था जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट। द एक्ट कॉज्ड बिटरनेस अमंग द सिपाही, सिपाहियों के बीच में ये जो है बिटरनेस यानी दुश्मनी पैदा कर रहा था, एज इट बाउंड देम टू बी सेंट टू फाइट टू एन ओवरसीज फ्रंट। क्योंकि ये जो एग्रीमेंट था, इस एग्रीमेंट के तहत बाहर जाना था जंग के लिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। एक्ट वॉज कॉन्ट्रेरी टू देयर रिलीजियस बिलीफ, ये एक्ट इनके जो धार्मिक मान्यता थी उसके खिलाफ था। धार्मिक मान्यता ये थी कि कोई अगर समंदर पार जाएगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है, धर्म खत्म हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, इसीलिए कोई बाहर नहीं जाना चाहता था जंग के लिए। पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर वॉज कंडक्टिव फॉर एन आउटब्रेक। अब जिस तरह से वो राजनीति कर रहे थे और जिस तरह से सामाजिक इंटरफेरेंस था और इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर क्या किया था, उन्होंने खराब कर दिया था, आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया था, ये सब चीजें कंडक्टिव थी। कंडक्टिव का मतलब अनुकूल, ठीक ठाक माहौल पैदा कर रही थी, किसके लिए? आउटब्रेक के लिए, रिवॉल्ट के लिए। बट इट कुड नॉट इरप्ट एज लॉन्ग एज द इंडियन सोल्जर वेयर लॉयल टू द इंग्लिश।
ये सारा इन्वायरमेंट बिल्कुल ठीक था कि अब विद्रोह हो ही जाना चाहिए, लेकिन विद्रोह हो क्यों नहीं पा रहा था? क्योंकि इंडियन सोल्जर वफादार थे किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। दो अबव मेंशन्ड मिलिट्री कॉजेज रोज डिस्कंटेंटमेंट अमंग द सिपाहीज एज वेल हु स्टार्टेड द रिवोल्ट। तो अब कैसे ये लोग भी आए इसके अंदर? ये जो जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट आया, इसकी वजह से सोल्जर्स में भी नाराजगी आ गई और उन्होंने अपनी वफादारी होल्ड कर दी कि अब हम आपके प्रति वफादार नहीं रहेंगे, आप हमारे साथ भी गलत कर रहे हैं। तो जिससे ये सब चीजों ने और बेहतर माहौल पैदा किया। तो पहले भी ये आउटब्रेक हो सकता था, लेकिन वो वफादार थे, तो वफादार होने की वजह से नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि मेंशन एनी टू ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस मतलब समझ चुके होंगे, शिकायतें। हार्बर्ड बाय द इंडियन सोल्जर विच क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर फेवरेबल टू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो क्या कुछ शिकायतें और दिक्कतें थी जो कि इंडियन सोल्जर्स की, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा माहौल पैदा हुआ कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो। सबसे पहली चीज कि ऑल हायर पोस्ट वेयर रिजर्व्ड फॉर द ब्रिटिश इन एम्प्लॉयमेंट। जो भी एम्प्लॉयमेंट है यानी कि रोजगार है, हर एक रोजगार के अंदर ब्रिटिश टॉप लेवल पे रहेंगे, चाहे वो कितने भी नाकाबिल क्यों ना हो, वो चीजें उनके लिए रिजर्व रहेंगी। एन इंडियन सोल्जर कुड नॉट राइज अबव द रैंक ऑफ सूबेदार। अगर किसी हिंदुस्तानी सोल्जर की तरक्की भी होगी ना तो सूबेदार तक होगी, उसके अलावा उसकी तरक्की आगे नहीं हो सकती। इंडियन सोल्जर वेयर रिक्वायर्ड टू सर्व इन एरियाज फ्रॉम फार from their homes, away from their homes without extra payment and additional भत्ता foreign service allowance ये भी नहीं मिलेगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हिंदुस्तानी सोल्जर्स को ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा काम करने के लिए जो उनके घर से दूर है, विदाउट एक्स्ट्रा पेमेंट, कोई अलग से उनको वेतन नहीं मिलने वाला इसके लिए, और ना ही कोई एडिशनल अतिरिक्त भत्ता मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट टू इफेक्ट ऑफ द डिफीट ऑफ ब्रिटिश इन द फर्स्ट अफगान वॉर। अब देखो यहां पे दो प्रभाव क्या पड़ा, इफेक्ट क्या पड़ा, जो जंग हारी इन्होंने ब्रिटिश ने पहले अफगान वॉर में एंड पंजाब वॉर में ऑन द इंडियन सोल्जर्स। तो ये जो दो जंग इन्होंने हारी है, इसका क्या परिणाम क्या हुआ, अफेक्ट क्या हुआ? तो देखो, दो द ब्रिटिश सप्रेस द संथल अपराइजिंग। संथल में क्या हो रहा था? विद्रोह हो रहा था, तो उस विद्रोह को इन्होंने कुचल दिया। चलो ठीक है, कुचल दिया। द डिजास्टर दे सफर्ड ब्रोक द मिथ दैट द ब्रिटिश वेयर इनविंसिबल। अब ये जो इनको दिक्कत हुई, जो नुकसान इनको पहुंचा ना, डिजास्टर इनको पहुंचा, उससे ये तो ठीक है आपने सरप्राइज कर दिया, दमन कर दिया, लेकिन एक चीज की गलत फहमी खत्म हो गई कि आप इनविंसिबल हैं, यानी आपको हराया नहीं जा सकता है। ये चीज मिथ जो था, अफवाह थी, ये खत्म हो गई। इट फर्दर रिवील्ड, और ये भी रिवील हो गया, उजागर हो गया इंडियन सोल्जर को कि ब्रिटिश आर्मी कुड बी डिफीटेड। अरे हरा सकते हैं हम लोग इनको, कैसे? बाय द डिटरमाइंड इंडियन आर्मी। अगर इंडियन आर्मी पूरा दृढ़ निश्चय कर ले तो ये ब्रिटिश आर्मी को आसानी से हराया जा सकता है। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत सारी वजह थी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, लेकिन इमीडिएट कॉज क्या था? कुछ ऐसे कारण कौन से थे जिसने आग में घी डालने का काम किया था, एकाएक बढ़ गया ये। इमीडिएट कॉज ऑफ द अपराइजिंग was the use of greased cartridges। ग्रीस का कार्टेज था जो कि राइफल के अंदर था कि आफ्टर बाइटिंग द एंड ऑफ कार्टेज विद देयर टीथ, क्या करना था? यूज करना था ग्रीस्ड कार्टेज को इन द राइफल्स, और उसको दांत से क्या करना था? चबा के खींचना था। इट वॉज थॉट दैट द कार्टेज वेयर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग। और ये बात उस समय र्यूमर पूरी फैली हुई थी, यही बात थी कि जो ग्रीस है कार्टेज का, वो ग्रीस किस चीज से बना हुआ है? सुअर और गाय की चर्बी से। और ये दोनों ही जो है, काऊ पवित्र है हिंदू किसके लिए और मुस्लिम्स के लिए ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, पीआईजी, ठीक है, पिग। तो इसीलिए दोनों ही हिंदू और मुस्लिम सोल्जर ने रिफ्यूज कर दिया टू यूज दिस कार्टेज, और ये जो है इमीडिएट कॉज में से था।
हु वॉज मंगल पांडे, व्हाट डिड ही डू, कौन थे मंगल पांडे और उन्होंने क्या किया? तो मंगल पांडे वॉज अ ब्राह्मीण सोल्जर, ब्राह्मीण सिपाही थे, हु रिफ्यूज टू यूज द ग्रीस्ड कार्टेजेस ऑन 29 मार्च 1857। ये वो तारीख है जिस दिन उन्होंने कहा कि हम इस कार्टेज को इस्तेमाल नहीं करने वाले, एंड किल्ड 2 इंग्लिश ऑफिसर, साथ ही साथ 2 अंग्रेज अधिकारियों को भी मार दिया। He was hanged consequently. This resulted in general uprising in Meerut, Delhi, Kanpur, Lucknow and Jhansi। तो देखो कि शहीदों का बलिदान कभी बेकार नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। उनको हैंग कर दिया गया इसके रिजल्ट में, लेकिन हुआ क्या, जनरल आम तौर पे अब जनता भड़क उठी, अब विद्रोह पैदा होने लगा मीरठ में, दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में और झांसी में। फर्दर कह रहा क्वेश्चन नंबर 24 की स्टेट टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ऑन द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का ईस्ट इंडिया कंपनी पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा इससे? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल। इस जंग के बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल हट गया इन इंडिया, हिंदुस्तान में। Since the British statesmen thought it unwise to leave the government of vast country in the hands of private trading company। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? इंग्लैंड की एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी जो व्यापार के रास्ते आई थी और इंडिया पे हुकूमत करने लगी थी। स्टेट्समैन कौन है? ब्रिटिश के पॉलिटिशियन है बड़े बड़े। तो ये जो पॉलिटिशियन है, ये पॉलिटिशियन इंग्लैंड के क्या सोच रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी कंट्री का गवर्नेंस जो है ना, भारत जो कितना बड़ा देश है, तो इसका गवर्नेंस एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में छोड़ना ठीक नहीं है। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद इनका रूल एंड कर दिया गया था। हाउ वॉज द आर्मी ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? किस तरह से आर्मी को फिर से जो है कि संगठित किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद? The proportion of the British Indian soldiers was increased। क्या किया गया? जो अनुपात था ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स का, वो रेशियो बढ़ा दिया गया। एंड डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड्स वेयर मिक्स्ड टू अवॉइड एनी अदर रिवॉल्ट। और अलग अलग जाति धर्म के लोगों को एक साथ मिक्स कर दिया गया ताकि कोई दूसरा रिवॉल्ट, विद्रोह पैदा ना हो सके। नेक्स्ट है कि व्हाट इंपैक्ट डिड अपराइजिंग ऑफ 1857 हैव ऑन द मुगल एंड पेशवाशिप? अब ये जो मुगल डायनेस्टी चल रही थी और जो पेशवा मराठास के थे, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा इस विद्रोह का? विद द डेथ ऑफ बहादुर शाह सेकंड, तो बहादुर शाह जफर के इंतकाल के बाद, डेथ हो जाने के बाद, हु वाज डिपोर्टेड टू यंगून, जिनको यंगून भेज दिया गया था, द मुगल डायनेस्टी केम टू एन एंड। मुगल डायनेस्टी तो पूरी तरह से खत्म हो गया, उनके 2 बच्चों को भी गोली मार दी गई थी। नाना साहेब द लास्ट पेशवा, मराठास की बात कर रहा, पेशवा की, तो नाना साहब जो लास्ट पेशवा थे, हैड टेकन एन एक्टिव पार्ट इन द अपराइजिंग एंड फ्लेड हो गया FLED टू नेपाल आफ्टर द फेलियर ऑफ द अपराइजिंग। विद्रोह में ये हिस्सा लिए और विद्रोह किया, लेकिन फेलियर होने के बाद, हारने के बाद ये कहां चले गए? नाकामयाबी हासिल हुई विद्रोह में, तो ये चले गए नेपाल को। तो ऑफिस भी जो पेशवा का था हिंदुस्तान के अंदर, वो एंड हो गया। तो दोनों ही एंड हो गए। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। तो यहां पे व्हाट इंपैक्ट डिड अपराइजिंग 1857 हैव ऑन द मुगल रूल एंड पेशवाशिप? बस इतना ही लिखो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये कट कर दो। नेक्स्ट है आपका कि मेंशन एनी 2 ड्रॉबैक ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ है, इसकी 2 खामी बतानी है, कमी। तो इसमें 2 कमी ये है कि द मूवमेंट हैड नो कॉमन गोल बिफोर इट एक्सेप्ट फॉर द एंटी फॉरेन सेंटिमेंट। देखो, जो ये आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के बारे में कहा जा रहा है कि एक कॉमन गोल नहीं है इस आंदोलन का, है ना, बिफोर, पहले, इट एक्सेप्ट, बस इतना था कि ये जो फॉरेन रूल है, इससे हमको आजाद होना है। ये इसके अंदर ना वो राष्ट्रवादी सोच वगैरह और ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ करना, ये सब चीजें इसमें नहीं थी।
सम ऑफ द रूलर ऑफ द इंडियन स्टेट्स एंड द बिग जमींदार रिफ्यूज टू ज्वाइन द मूवमेंट। ये दूसरी कमी है, बड़े बड़े जो जमींदार हैं और इंडियन स्टेट के रूलर जो थे राज्य के, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए। कुछ तो ऐसे थे कि जो अपनी वफादारी साबित करने में लगे हुए थे अंग्रेजों के साथ। मेंशन टू ग्रीवेंसेस ऑफ द मुगल एम्परर अगेंस्ट द ब्रिटिश। दो शिकायतें मुगल एम्परर की, किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। तो पहला ये कि इन 1849 लॉर्ड डलहौजी अनाउंस्ड दैट द सक्सेसर ऑफ बहादुर शाह जफर would not be permitted to use the fort as their palace। क्या कहा जा रहा है? 1849 में लॉर्ड डलहौजी ऐलान कर रहा है इस बात का कि उत्तराधिकारी बहादुर शाह जफर के उनको कोई परमिशन, इजाजत नहीं मिलेगी लाल किले के अंदर रहने की अपने महल की तरह। दे वे रिक्वायर्ड टू शिफ्ट टू अ प्लेस नियर द कुतुब मीनार, कि इनको ले जाओ कुतुब मीनार के आसपास किसी जगह रखो। 1856 में लॉर्ड कैनिंग अनाउंस्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर his successor would not be allowed to use the imperial title and dignities with their name। 1856 की बात कर रहा लॉर्ड कैनिंग, क्या कह रहा है? ऐलान कर रहे हैं कि इंतकाल हो गया, जब डेथ कर गए ये कौन? बहादुर शाह जफर की मृत्यु जब हो गई तो उनका जो उत्तराधिकारी है वो अब कोई भी शाही उपाधि या शाही मान सम्मान का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मतलब आम इंसानों की तरह भी उनके नाम वगैरह रहेंगे। What assurance did Queen's proclamation of 1858 give to the Indian people regarding religious freedom? ये पहला पॉइंट है रिलीजियस फ्रीडम के रिगार्डिंग में, उसके रिलेशन में क्वीन का जो प्रोक्लेमेशन था यानी जो ऐलान था, है ना, वो क्या एश्योरेंस देता है ना, क्या उनको सांत्वना देता है? द क्वींस या गारंटी देता है कि द क्वींस इन हर प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, जो ऐलान किया उसने 1858 में, प्रॉमिस्ड, वादा किया, नॉट टू इंटरफेयर विद द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। हम किसी भी धार्मिक मान्यता के अंदर दखल नहीं देंगे, अपनी टांग उसमें नहीं अड़ाएंगे। दूसरा, रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट टू पब्लिक ऑफिसेस, नियुक्ति के हिसाब से पब्लिक ऑफिसेस में यानी कि सरकारी कर्मचारी के हिसाब से, रिगार्डिंग द पब्लिक अपॉइंटमेंट कि किस तरह से नियुक्ति की जाएगी, शी डिक्लेयर्ड दैट द अपॉइंटमेंट्स वुड बी स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। क्या कह रही है कि नियुक्ति अब रिजर्वेशन के आधार पे नहीं होगी, किस आधार पे होगी? ऑन द बेसिस ऑफ, एकदम सख्त रूप से, शिक्षा के आधार पे, योग्यता के आधार पे और साथ ही साथ ईमानदारी के आधार पर होगी। रिगार्डिंग एक और आएगा, नहीं बस दो ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बिकम अ पॉलिटिकल कॉज फॉर द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857, कि किस तरह से जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है एक राजनीतिक मुद्दा था ग्रेट अपराइजिंग के लिए 1857 के। बहुत बड़ा मुद्दा था भाई, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में था कि कोई उत्तराधिकारी अगर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, स्टेट पूरा चला जाएगा किसके कब्जे में? अंग्रेजों के कब्जे में। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, if an Indian ruler of a dependent state did not have his real son to succeed him, यानी गद्दी पे बैठने के लिए कोई बेटा अगर नहीं रहेगा, अपना खुद का नेचुरल प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ तो गोद लिया हुआ नहीं माना जाएगा। He was not allowed to adopt a successor without company consent। अगर कोई उत्तराधिकारी चाहिए भी तो कंपनी से पहले इजाजत मांगो। As such the state in question was annexed। अब ऐसे में सवाल के घेरे में आ जाता है कौन इसके ऊपर राज करेगा, तो पूरा राजपाट किसके हाथ में चला जाएगा? अंग्रेजों के। बाय दिस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौसी जो गवर्नर जनरल था इंडिया का 1846 से 56 तक, एनेक्स्ड 3 मराठा डिपेंडेंट स्टेट ऑफ सतारा, नागपुर, झांसी एंड सेवरल माइनर प्रिंसिपैलिटीज। यानी ये जो गवर्नर जनरल था इसने कब्जा किया 3 मराठा डिपेंडेंट स्टेट पे, सतारा, नागपुर, झांसी पे, और छोटी छोटी रियासतों पे। माइनर मतलब छोटा, प्रिंसिपैलिटीज यहां पे यूज किया जा रहा है रियासतों के लिए, कि छोटी छोटी रियासतों के लिए इसने इसको कब्जा किया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के इस्तेमाल से। नेम टू ह्यूमैनिटेरियन, इंसानियत, मीजर्स टेकन बाय ब्रिटिश
विच इन्वोक्ड एडवर्स, जिसने पैदा किया एडवर्स मतलब बुरा रिएक्शन फ्रॉम द इंडियन मासेस। भाई अच्छा काम कर रहे थे लेकिन उसका भी नहीं, अच्छा काम नहीं कह सकते, इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अच्छा था किसके लिए? हिंदुस्तानी लोगों के लिए अच्छा था, लेकिन उस समय धर्म ऐसा कठोर बना हुआ था कि जिसकी वजह से सारे के सारे लोगों ने वेलकम नहीं किया। इस इंसानियत वाले पैमाने का था तो इंसानियत वाला ही, वरना नहीं तो अब क्या पता अभी सती चल रहा होता। एबोलिशन ऑफ सती 1829 में हुआ एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द विडो रीमैरिज एक्ट 1856। ये इंसानियत की बात है। अब भाई ये इंसानियत कहाँ है कि जो है पति मर जाए तो औरत को उसकी चिता पे लिटा दिया जाए। एक बार वो विधवा हो गई किसी एक्सीडेंट वगैरह से, किसी कारण से पति मर गया, दूसरा विवाह ना हो सके कभी, तो ये दोनों चीजें जो की गई किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये दो ह्यूमैनिटेरियन मेजर हैं टेकन बाय द ब्रिटिश विच इन्वोक्ड एडवर्स रिएक्शन फ्रॉम द इंडियन मासेस। यानी कि ज्यादातर लोग ने इसको क्या किया था? इसका विरोध प्रकट किया था, इसको वेलकम नहीं किया था। What was the General Service Enlistment Act of 1856? जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट यही कहता है कि समंदर पार भी जाना पड़ेगा। वॉइसरॉय जो है लॉर्ड कैनिंग पास्ड द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इन 1856 अकॉर्डिंग टू विच 1856 में ये पारित हो गया था, मतलब पेश कर दिया गया था इस बिल को। और ये कहता क्या है? ये कहता है कि एवरी न्यू रिक्रूट, जो भी नया भर्ती हो रहा है, अंडर टुक टू सर्व ओवरसीज लैंड बियॉन्ड सीज इफ ऑर्डर्ड, कि अगर उसकी भर्ती हो रही है तो भाई साहब अगर ऑर्डर मिलेगा, आपको हुक्म मिलेगा तो आपको देश के बाहर भी जाना है सर्व करने। What assurance was given to Indian princess by Queen Victoria in her proclamation of 1858? अब बहुत सारे इन्होंने जो है कि अपना प्रोक्लेमेशन में दिया था, ऐलान किया था, कई सारे बिंदुओं पे बात की थी। तो इसमें कह रहा है कि प्रिंसली स्टेट जो थे, है ना, जहां पे राजकुमार वगैरह थे, तो ऐसी रियासतों के राजकुमारों को इन्होंने क्या गारंटी दी थी, क्या एश्योरेंस दिया था? द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वेयर अबैंडन्ड। भैया अब हम कोई कब्जा नहीं करेंगे, ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स खत्म, ओके, और एनेक्सेशन कब्जे की भी पॉलिसी खत्म। इंडियन प्रिंसेस जो हिंदुस्तानी राजकुमार हैं, हु हैड रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश एंड हैड हेल्प्ड देम इन सप्रेसिंग द अपराइजिंग। किसकी बात कह रहा है? कि जो हिंदुस्तानी राजकुमार हैं, जो वफादार रहे हैं अंग्रेजों के प्रति और मदद की है अंग्रेजों की कि ये जो विद्रोह है इसको खत्म कर दें, their loyalty was rewarded with the announcement that their right to adopt heirs would be respected and the integrity of their territories guaranteed against future annexation। क्या कुछ कह रहा है कि भैया वफादार रहे हो और अपने ही देश में हमारे खिलाफ जो हो रहा था विद्रोह उसको कुचलने में मदद किए हो, तो हम तुम्हें इनाम देंगे। और इनाम में क्या देंगे? कि ठीक है, तुम जिसको भी उत्तराधिकारी अपनाना चाहते हो हम उस फैसले का सम्मान करेंगे और साथ ही साथ जो तुम्हारा क्षेत्र है उसकी गारंटी दे रहे हैं कि फ्यूचर में कोई एनेक्सेशन उसके ऊपर कब्जा नहीं किया जाएगा। इन विच ईयर डिड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टेक प्लेस? किस साल में हुआ? तो 1857 में हुआ। यही तो पढ़ रहे हैं कब से। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें थोड़े लंबे लंबे आंसर्स होंगे। जो क्वेश्चन आंसर हम आपको बता रहे हैं, हम बस आपके डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं। चैप्टर अगर नहीं देखा, अगले दिन एग्जाम है, चैप्टर आने वाला है, तो कहीं भी लेटे हुए बैठे हुए मोबाइल ऑन करो और ये सारे क्वेश्चंस आंसर देख लो। जरूरी नहीं है कि पूरा ही आपको याद रहेगा, बट एक जनरल आइडिया अगर आपके दिमाग में आ जाएगा क्वेश्चन आंसर के रिगार्डिंग, आपको इवेंट्स वगैरह याद रहेंगे, कौन सी इवेंट्स क्या इंपैक्ट लेके आया था, कब हुआ था, तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में दिक्कत नहीं होगी। तो अगर लेंदी क्वेश्चन आंसर है तो तुम खुद ही कस्टमाइज कर लेना। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन यानी आर्थिक रूप से शोषण करना देश का, प्रोड्यूस्ड डिसकंटेंट यानी नाराजगी आई, रिस्टेंटमेंट आया, विद्रोह हुआ और रेजिस्टेंस अमंग पीपल दैट कल्मिनेटेड इन द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857। और इन सब का समापन किससे हुआ? कल्मिनेशन किससे हुआ? अपराइजिंग के साथ, 1857 के अपराइजिंग के साथ हुआ, यानी विद्रोह शुरू हुआ, जंग शुरू हुई। एग्जामिन दिस फैक्टर विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग। तो ये जो फैक्टर है इसको एग्जामिन करो।
द रुइन ऑफ ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट, बर्बाद किया गया व्यापार को और हैंडीक्राफ्ट को। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के ही हिसाब से बताना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1600 एज अ ट्रेडिंग कंसर्न, व्यापार के लिए ही तो इनको इजाजत मिली थी 1600 में। सून आफ्टर 1668 इंडियन टेक्सटाइल बिकेम सो पॉपुलर इन इंग्लैंड, जो हिंदुस्तान के कपड़े वगैरह थे वो बहुत पॉपुलर हो गए इंग्लैंड में। दैट एन एक्ट वाज पास्ड इन 1720 प्रोहिबिटिंग द यूज ऑफ इंडियन स्किल्स एंड कैलिकोज इन इंग्लैंड, और इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए, इतने ज्यादा पॉपुलर हिंदुस्तानी कपड़े वगैरह, कैलिकोज रंग बिरंगे कपड़े, कि वहां की सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अब हिंदुस्तानी सामान इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि खुद वहां के मार्केट के कपड़े कोई खरीद नहीं रहा था। द ब्रिटिश डेलिबरेटली क्रिपल्ड इंडियन हैंडीक्राफ्ट, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, क्रिपल्ड मतलब पंगु बनाना, अपाहिज करना, इंडियन हैंडीक्राफ्ट को कैसे बर्बाद किया? इम्पोजिंग हैवी ड्यूटीज ऑन इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड, ढेर सारा टैक्स मार रहे हैं, किसके ऊपर? इंडियन सिल्क के ऊपर और कॉटन के ऊपर। इसके अलावा ब्रिटिश जो गुड्स लेके आ रहे हैं वेयर इंपोर्टेड इनटू इंडिया एट अ नॉमिनल ड्यूटी, बहुत कम रेट में। इसके अलावा आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग बिकेम एक्सटिंक्ट, जो कला थी ना स्पिनिंग और वीविंग की, वो धीरे धीरे है ना, धागा बुनना और फिर उसको जो है कपड़े में बुनना, तो ये सब चीजें कला खत्म होने लगी। मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स ऑफ ढाका, मुर्शिदाबाद एंड सूरत नाउ लुक्ड डिसोलेट, ये इसी में ऐड है, सूरत नाउ लुक डिसोलेट मतलब उजाड़ दिखने लगा। वो जो ढाका वगैरह के नगर वगैरह थे जहां ये सब काम चल रहा था, मुर्शिदाबाद के जगह के, वो सब उजाड़ दिखने लगा। हेंस डिप्लोरेबल इकोनॉमिक कंडीशन पाव्ड द वे फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857, तो ये जो इन्होंने बर्बाद कर दिया पूरी तरह से इकोनॉमी को, लिवलीहुड को खराब कर दिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ? एक रास्ता बना, पाव्ड द वे फॉर रिवोल्ट की, विद्रोह हो, है ना, 1857 में। सेकेंड वाला है इम्पॉवरिशमेंट ऑफ द कल्टीवेटर्स, मतलब क्या हो गए थे? जो कल्टीवेटर थे ना, उगाने वाले, वो पूरे दरिद्र हो गए थे। कैसे? मतलब बहुत बुरा खस्ता हाल हो गया था उनका। द कल्टीवेटर इम्पॉवरिश्ड अंडर द लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द इंग्लिश, ये जो अंग्रेज है ना, इन्होंने ऐसी पॉलिसी ही लेके आए थे राजस्व वाली, कि इनकी नीति की वजह से ये जो है ऐसे दरिद्र हो गए थे। बी इट परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार, Rituar system in Bombay or Mahalwar system, almost half of the net produce was claimed as land revenue. अब ये परमानेंट सेटलमेंट बंगाल पे तो कब्जा ही कर लिया था और बिहार पे, और फिर रितवारी सिस्टम बॉम्बे में ले आए, महलवारी सिस्टम लेके आ गए, और इन सब चीजों से ये दावा क्या कर रहे हैं पता है? कह रहे हैं कि ये आधे का दावा कर रहे हैं कि आधा पूरा जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या है? लैंड रिवेन्यू, राजस्व है। बैड मॉनसून, इसी में जो है कि कभी मौसम खराब हो गया। ब्रॉड फैमाइन मतलब अकाल लेके आ गया वो, दैट फर्दर इंक्रीज द पॉवर्टी, और गरीबी बढ़ गई। भाई जब फैमाइन वगैरह आता है, बरसात वगैरह नहीं होती है, या सैलाब आ गया या सूखा पड़ गया, तो और ज्यादा अकाल पड़ जाएगा, इससे और ज्यादा गरीबी आ गई किसानों में। अनेबल टू पे लैंड रेवेन्यू, जो टैक्सेस थे वही नहीं दे पा रहे हैं। द फार्मर वेयर ड्रिवन मोर एंड मोर इन द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर, अब वो कर्जा मांग मांग के देनदारों से काम कर रहे हैं, तो वो उनकी गिरफ्त में और ज्यादा पकड़ाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, थर्ड पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का, कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी टू ब्रिटिश इंटरेस्ट, क्या कहा जा रहा है? सबऑर्डिनेट बना दिया गया था, किसको सबऑर्डिनेट बना दिया गया था? इंडियन इकोनॉमी को, टू ब्रिटिश इंटरेस्ट, है ना, ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए, यानी कि ब्रिटिश के हित के लिए इसको सबऑर्डिनेट बना दिया गया था, यानी ये सेवा करेगा। मेकिंग एन एग्रीकल्चर कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म, ब्रिटिश के पूंजीवाद के लिए इसको एग्रीकल्चर एक कॉलोनी बना दिया गया था, यानी खेतीबाड़ी सब कुछ किसके लिए होगा? इसके लिए होगा, ब्रिटिश के लिए। तो द इंग्लिश सबऑर्डिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ट्रेड एंड इंडस्ट्री, क्या बना दिया? इसको सबऑर्डिनेट बना दिया गया। सबऑर्डिनेट यानी ये क्या करेगा? इसके नीचे रहेगा, इसकी बात मानेगा, इसको ओबे करेगा, और किसके हित के लिए काम करेगा? ब्रिटिश व्यापार और उसकी इंडस्ट्रीज के लिए।
Indian industry began to decline because heavy duties were imposed on the Indian silk and the cotton textile. पहले भी हम लोग पढ़े कि इंडियन सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल पे क्या लगाया गया, हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाने लगा. The English exported raw material from India and poured into large quantities of goods manufactured in England. कह रहा है कि ये यहां से लेके जा रहे, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहां से लेके जा रहे हैं अपने देश में रॉ मटेरियल और हिंदुस्तान के अंदर पोर कर दे रहे हैं, लाके डाल दे रहे हैं लार्ज क्वांटिटी, बहुत सारा ऐसा सामान जो कि कहां का है, इंग्लैंड का है. इन शॉर्ट इंडिया वॉज रिड्यूस टू द एग्रीकल्चर कॉलोनी. तो अगर छोटे शब्दों में, कम शब्दों में कहा जाए तो इसको एकदम एग्रीकल्चर कॉलोनी बना दिया गया था. हर ट्रेड एंड कॉमर्स बिगेन टू बी कंट्रोल्ड एंड डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश. हिंदुस्तान की बात कर रहा है कि भारत का जो व्यापार है और व्यवसाय है, ये पूरा का पूरा कौन कंट्रोल कर रहा है, इसके ऊपर नियंत्रण कौन कर रहा है और इसके ऊपर काबू किसने कर रखा हुआ है, डोमिनेशन किसका है, अंग्रेजों का. सेकंड क्वेश्चन है, द ग्रेट आउटब्रेक ऑफ 1857 ब्रॉट अबाउट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द कैरेक्टर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. ये जो विद्रोह हुआ था, आउटब्रेक हुआ था 1857 का, इसकी वजह से अच्छा खासा बदलाव आया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी हिंदुस्तान में जो शासन चल रहा था उसके कैरेक्टर में, एंड द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और बाद में भविष्य में क्या हुआ, इसकी वजह से डेवलपमेंट भी हुआ. इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया. क्या बदलाव इन्होंने लाए थे शासन में, जो ब्रिटिश के क्षेत्रों में, ब्रिटिश जिन क्षेत्र पे कब्जा कर रखे थे हिंदुस्तान में, तो उनमें इन्होंने क्या बदलाव लाया. तो देखो बदलाव क्या लाया कि द वॉर एंडेड द ब्रिटिश द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया. अब ये जो अपराइजिंग हुई थी, ये जो जंग हुई थी, इस जंग ने क्या किया कि इस जंग ने कंपनी रूल को खत्म कर दिया हिंदुस्तान में. द एक्ट ऑफ 1858 ट्रांसफर्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कंपनी टू द क्राउन. अब ये एक्ट पारित हुआ, नया आया एक्ट 1858 का. ये क्या कह रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी अब रूल नहीं करेगी, अब वो किसको जाता है, हैंडओवर होता है क्राउन को, यानी कि क्वीन विक्टोरिया को. सेकेंडली, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वेयर एबॉलिश्ड. तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उसको पूरी तरह खत्म कर दिया गया. देयर पावर वेयर ट्रांसफर्ड टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. सेक्रेटरी बनाया गया स्टेट का और उसको वो सारी पावर दी गई, और उसके साथ हु वाज टू बी असिस्टेड, उसके साथ और कौन रहेगा, बाय द इंडियन काउंसिल, यानी कि हिंदुस्तानी एक सभा रहेगी, एक परिषद रहेगा, कंसिस्टिंग ऑफ 15 मेंबर, 15 सदस्यों का. सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज टू ड्रॉ सैलरी. जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा उसको सैलरी कहां से मिलेगी, एंड अलाउंसेस मतलब भत्ता कहां से मिलेगा, फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ इंडिया. तो ये चेंज लाया गया एडमिनिस्ट्रेशन में. इसके अलावा थर्डली, अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विसेज वेयर टू बी मेड बाय ओपन कंपटीशन. आईसीएस का जो एग्जामिनेशन होगा, इंडियन सिविल सर्विसेज का ओपन एग्जामिनेशन होगा. लास्टली क्या कह रहा है, गवर्नर जनरल रिसीव्ड द एडिशनल टाइटल ऑफ वाइसरॉय. गवर्नर जनरल को अलग से क्या उपाधि दी गई, वाइसरॉय की. और टाइटल क्या डिनोट कर रहा है, द न्यू पोजीशन ऑफ द गवर्नर जनरल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन इन इंडिया. और ये वाइसरॉय का मतलब क्या है कि ये जो गवर्नर जनरल है वो क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है, यानी प्रतिनिधि है. वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया में, विज विज मतलब आमने सामने, द नेटिव प्रिंसेस एंड नवाब. नेटिव प्रिंसेस और नवाब के सामने, आमने सामने क्या कर रहा है, अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वो रख रहा है. अब बात कर रहा है कि क्या बदलाव लाए गए आर्मी के अंदर. एडमिनिस्ट्रेशन हो गया बदलाव, आर्मी में क्या बदलाव आया, चेंजेस इन द आर्मी. द इंडियन आर्मी वाज रीऑर्गेनाइज्ड आफ्टर 1858. 1858 के बाद क्या हुआ, कुछ बदलाव किए, क्या है, फिर से ऑर्गेनाइज यानी संगठित किया गया. द रीऑकरेंस ऑफ अनदर अपराइजिंग इन द फॉलोइंग मैनर, ताकि प्रिवेंट किया जाए, टू प्रिवेंट किया जाए, रोका जा सके, कोई दूसरा अपराइजिंग ना हो, कोई दूसरा विद्रोह ना पैदा हो.
द स्ट्रेंथ ऑफ द यूरोपियन ट्रूप्स इन इंडिया वॉज इंक्रीज टू 65,000। जो यूरोपियन सेना है उसको बढ़ाया गया। द नंबर ऑफ इंडियन ट्रूप्स वॉज रिड्यूस टू 1,40,000। और जो हिंदुस्तानी है सोल्जर्स उनकी संख्या घटा दी गई। प्रैक्टिकली द सेम रेशियो वॉज मेंटेन टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक यही रेशियो रखा गया। इनको बढ़ाया गया, इनको कम किया गया ताकि कोई विद्रोह और ना हो सके। यूरोपियन ट्रूप्स वेयर केप्ट इन की ज्योग्राफिकल एंड मिलिट्री पोजीशन। यूरोपियन ट्रूप्स जो है उनको ऐसी ऐसी जगह पे रखा गया जो नीति के हिसाब से, षड्यंत्र के हिसाब से बिल्कुल अच्छी जगह है, बेहतर जगह है। द अर्लियर पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडिंग इंडियन फ्रॉम द ऑफिसर कॉर्प वाज स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड। और जो पहले से नीति चल रही थी कि इंडियन अधिकारियों को, इंडियंस को ऑफिसर कॉर्प्स वगैरह से, यानी कि जो हाई पोजीशन होता है वहां से बिल्कुल हटा के रखा जाएगा, मतलब वो नहीं दिया जाएगा। तो ये सब स्ट्रिक्टली मेंटेन किया गया क्योंकि इनको कभी भी जो है कि इम्यूनेशन वगैरह जहां पे बम गोला बारूद वगैरह रखा जाता था, उन सबका हेड कभी इनको बनाया ही नहीं गया। To resist the Indian soldier from rising again and against the British rule, the sophisticated weapons and ammunition were never placed under the charge of Indian। तो RRR मूवी में देखा होगा तुमने, है ना, कि उसमें भी वो कोशिश करता है कि वो किसी भी तरीके से उसको प्रमोशन मिल जाए और सारा चार्ज मिल जाए गोला बारूद का। तो यहाँ पे यही है कि वो कभी भी जो है कि ऐसा पोजीशन नहीं दे रहे थे कि कभी जो आर्टिलरी वगैरह चीजें हैं वो सब चीजें कभी किसी हिंदुस्तानी के हाथ में आए। ऑल इंडियंस आर्टिलरी यूनिट विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू माउंटेन यूनिट वेयर डिसबैंडेड। सारा आर्टिलरी यूनिट जो था हिंदुस्तानियों वाला सबको भंग कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कुछ कुछ जगह छोड़ दिए गए जहां पर्वत वगैरह या मुश्किल जगह थी ना, बस वहीं पे इनको रखा गया। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रीजन एंड रिलीजन वॉज प्रैक्टिस्ड इन द रिक्रूटमेंट टू द आर्मी। क्या किया जा रहा है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव किया गया, धर्म जाति के आधार पे, जगह के आधार पे, है ना। इन रिक्रूटमेंट जब उनको क्या किया जाता था, आर्मी में नियुक्ति दी जाती थी तो उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ये देखो बहुत सारे मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं, तो सारे नहीं लिखने, एक से दो बस। इन ऑर्डर टू डिस्करेज नेशनलिज्म, राष्ट्रवादी सोच इनके अंदर ना आए, measures such as introduction of caste and community in most regiment were taken। तो इंट्रोडक्शन आया कास्ट एंड कम्युनिटी का, समुदाय वाला सादा सा रेजिमेंट में, रेजिमेंट जहां पे सब मिलके रहते हैं आर्मी वगैरह वाले। न्यूज़पेपर, जनरल एंड नेशनलिस्ट पब्लिकेशन वेयर प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द सोल्जर टू कीप द इंडियन आर्मी सेपरेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। बाकी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से उथल पुथल हो रहा है, बाकी जगह पे क्या नियम कानून बदले जा रहे हैं, क्या जुल्म सितम ढाया जा रहा है, ये सब बातें इंडियन आर्मी को ना पता चले, इसलिए जो है कि ये अखबारें वगैरह ये सब चीजें इनसे दूर रखी जाती थी। इसके अलावा तीसरा बोल रहा है, देखो आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा चेंजेस इन द रिलेशनशिप विद द प्रिंसली स्टेट। जो प्रिंसली स्टेट हैं उनके साथ भी क्या किया गया, बदलाव किया गया उनके साथ के रिश्तों में। क्या बदलाव किया गया? Queen Victoria declared in her proclamation of 1858 that the British government would not annex the Indian state। भाई अपना ऐलान कर दिया प्रोक्लेमेशन में कि हम किसी भी ऐसी जगह को क्या नहीं करेंगे, कब्जा नहीं करेंगे। जो लोग वफादार हुए हैं उनकी वफादारी का इनाम मिलेगा। सेकेंडली, ऑल द ट्रीटीज दैट प्रिंसेस हैड कंक्लूडेड विद द कंपनी वुड बी ऑनर्ड। और जितनी भी संधि प्रिंसेस ने, राजकुमारों ने की है ना, हैड कंक्लूडेड विद द कंपनी, उसको ऑनर किया जाएगा। थर्डली, देयर राइट ऑफ अडॉप्शन एंड सक्सेशन वेयर टू बी रिकॉग्नाइज्ड। अब ये जिसको भी उत्तराधिकारी मानेंगे उस फैसले का सम्मान किया जाएगा। एट दैट सेम टाइम, उसी समय गवर्नमेंट टू कॉल पॉसिबल स्टेप टू रेंस इंडियन स्टेट्स मिलिट्री वीक बाय लिमिटिंग देयर नंबर ऑफ ट्रूप्स। और उसी समय सरकार ये भी ख्याल रख रही है कि हमको कुछ ऐसे भी कदम उठाने पड़ेंगे, है ना, ताकि क्या करें, इंडियन स्टेट की जो मिलिट्री है उसको कमजोर किया जाए, उनके जो नंबर हैं उनको हम क्या करें, कम कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑल्दो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 फेल्ड, इट हैड इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस फॉर इंडिया। क्या कह रहा है कि ये जो
फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ये फेल तो कर गया, नाकामयाब रहा, पूरी तरह से कामयाब नहीं रहा। इट हैड इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला सवाल कि हाउ डिड द अपराइजिंग गिव राइज टू द नेशनलिज्म इन इंडिया। ये जो अपराइजिंग था, ये जो विद्रोह था, तो किस तरह से इस विद्रोह की वजह से लोगों में नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवादी सोच आई। तो कह रहा है कि अ फार रीचिंग इफेक्ट ऑफ द राइजिंग ऑफ 1857 वाज दैट सैक्रिफाइस ऑफ इंडियन लीडर गिव बर्थ टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। अब ये जो फ्रीडम फाइटर थे, मंगल पांडे हैं, नाना साहेब हैं, और उसके अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, ये जो फ्रीडम फाइटर वगैरह थे इस तरीके के, तो इनका जो बलिदान थे, इनके बलिदान की वजह से एक राष्ट्रवादी सोच लोगों के दिलों के अंदर आई। ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यूनाइटेड अंडर वन योक, एक जो है कि छत के नीचे एक वजह के साथ ये सारे के सारे एक हुए। नाना साहेब एंड रानी ऑफ झांसी बिकेम नेशनल हीरोज एंड चैंपियंस ऑफ नेशनल फ्रीडम, है ना। ये चैंपियंस जो है नेशनल फ्रीडम के, उनके लिए क्या है, ये नेशनल हीरोज हैं। जो जंग है, द वॉर बिकेम अ सिंबल ऑफ चैलेंज टू द माइटी ब्रिटिश पावर इन इंडिया। अब ये कैसा देखे जाने लगा कि अरे भाई चैलेंज तो हुआ है, आखिर चुनौती तो दी गई है ना। इनविंसिबल पहले समझा जाता था, लेकिन इनको चुनौती दी जा सकती, इनको हराया जा सकता है। नेशनलिज्म मीन्स पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, एंड अर्ज टू प्रिजर्व वंस कल्चर, एक क्या है, अर्ज है, यानी कि कह सकते हो कि एक मतलब प्रोत्साहित किया जा रहा है कि प्रिजर्व किया जाए अपना खुद का कल्चर, है ना, संरक्षित किया जाए अपनी संस्कृति। एंड दैट वाज क्लियरली एविडेंट आफ्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये क्लियर हो गया था किसके बाद, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, कि हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी संस्कृति वगैरह सब संभालनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट पार्ट है कि हाउ डिड द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल ब्रिंग इन ग्रेव इकोनॉमिक पेरिल्स इन इंडिया। कह रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हुआ, तो कैसे वो गंभीर आर्थिक संकट लेके आ गया, किसमें, हिंदुस्तान में, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के साथ। तो इन द वर्ड ऑफ मजूमदार, मजूमदार के शब्दों में, इंडिया बिकेम द फील्ड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का एक केंद्र बन गया, है ना, फील्ड बन गया, मैदान, नॉट ऑफ अ सिंगल ट्रेडिंग कंसर्न, एक ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है, बट ऑफ द इंटायर ब्रिटिश पीपल। अब क्या है, कोई ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है, अब क्या है, पूरे के पूरे देश के लिए इसको अब एक्सप्लॉइट करना है। पहले तो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी एंड हो गई, अब पूरे के पूरे ब्रिटिशर्स के वेलफेयर की कीमत कौन चुकाएगा, इंडियंस चुकाएंगे। रिक्रूटमेंट ऑफ इंग्लिश इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक वाज लार्ज ड्रेन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज। क्या किया गया, नियुक्ति की गई इंग्लिश अंग्रेजों की, प्राइवेट में, निजी में भी और सरकारी में भी, और इसकी वजह से क्या हुआ, देश का बहुत सारा खजाना खाली होने लगा। इंडिया वॉज रिड्यूस्ड ओनली टू अ एग्रीकल्चरल कॉलोनी एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टिंग फिनिश्ड गुड्स। क्या बना दिया गया इसको, बस एग्रीकल्चर कॉलोनी बना दिया गया कि यहां से रॉ मटेरियल हमको अपने देश लेके जाना है, यानी ब्रिटिशर से चाह रहे हैं कि अपने देश लेके जाएंगे, और वहां से फिनिश्ड गुड्स यहां लेके आया जा रहा था। और पता ही है क्या ही डिफरेंस था। इसके अलावा रैपिड राइज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पीजेंट रिड्यूस देम टू पॉवर्टी एंड स्लेवरी। और यहाँ पे जो कर्ज में ये डूबते चले गए, है ना, इनके ऊपर जो कर्ज का भार बढ़ता चला गया, उसकी वजह से ये जो किसान है, ये गरीबी में और गुलामी में आके फंस गए। ब्रिटिश इन्वेस्टेड देयर सरप्लस कैपिटल इन रेलवे, plantation and coal mines in India, which was a total drain on commercial interest of the Indians। जो भी अतिरिक्त पैसा मिल रहा है, सरप्लस एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, पहले तो गोल्ड और सिल्वर ला रहे थे अपने देश से यहां से रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ट्रेडिंग के लिए, लेकिन अब यहां से जो सरप्लस मिल रहा है उससे रेलवे बना रहे हैं, प्लांटेशन करवा रहे हैं, कॉमर्शियल फार्मिंग करवा रहे हैं, कोयले की खदान वगैरह, ये सब में जो है कि अब वो घुस गए, और इसके साथ साथ टोटली ड्रेन कर रहे हैं कॉमर्शियल इंटरेस्ट इंडियन का। यानी हिंदुस्तानियों को इससे क्या ही फायदा मिलेगा, वो तो बस मजदूर की तरह काम करेंगे, सारी चीजें किसके लिए, ब्रिटिशर्स के फायदे के लिए। इवन द डिविडेंड वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जो फायदा होता था वो किसको दिया जाता था, सिर्फ शेयर होल्डर को,
ओनली द होल इंडियन वेर रिड्यूस टू माइजरी एंड पॉवर्टी। और गरीबी में कौन मर रहा है, नुकसान में कौन जी रहा है, बुरी हालत में, माइजरी में और गरीबी में बस ये लोग हैं। ये जो शेयर होल्डर कंपनी के होते थे ना, ये कंपनी के मालिक मेनली कौन थे, इंग्लिश मैन थे। तो प्रॉफिट होता था तो ये नहीं कि इंडियंस में भी बांटे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुद में बांटते थे ये। थर्ड वाला है कि स्टेट हाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू पैसिफाई द फीलिंग्स ऑफ इंडियन विथ रिगार्ड टू देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे कह रहा है कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोशिश की कि भाई हम शांत करें, पैसिफाई का मतलब होता है शांत करें फीलिंग्स हिंदुस्तानियों की रिलीजियस प्रैक्टिसेस के हिसाब से, जो उनको दिक्कत हुई थी, जो उनके अंदर क्रोध था, जो रिसेंटमेंट था, उसको कैसे कम करें। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिजल्टेड इन द फॉलोइंग सोलेम प्रोमिसेस। अभी जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, इसकी वजह से अब देखो क्या कुछ वादे इनके लिए किए गए। क्वीन विक्टोरिया है ना, इन हर प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, ये 1858 का जो प्रोक्लेमेशन ऐलान था, promised not to interfere with the religious belief of the people of India, कि हम आपकी किसी भी मान्यता के अंदर दखल नहीं देंगे, अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे। पहली चीज, the queen promised equal treatment to all her subject Indians and Europeans। क्वीन ने ये भी कहा, महारानी ये भी कह रही हैं कि हम हिंदुस्तानियों और यूरोपियंस को बराबर का अधिकार देंगे, दोनों बराबर हैं हमारे लिए। ऑल अपॉइंटमेंट वुड बी बेस्ड ऑन एजुकेशन, एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, कि जितनी भी नियुक्ति की जाएगी हाई पोस्ट पे हो चाहे किसी पोस्ट पे, वो सब आपकी शिक्षा, योग्यता और ईमानदारी पे की जाएगी। एन ऑफिशियल पार्डन वाज ग्रांटेड टू गिल्टी ऑफ मर्डरिंग ब्रिटिश सब्जेक्ट, और एक ऑफिशियल माफीनामा भी ग्रांट किया जाएगा जो लोग मुजरिम हैं ब्रिटिशर सब्जेक्ट को, यानी ब्रिटिशर्स के मर्डर के लिए। फर्दर सेकंड, द प्रिंसली स्टेट के लिए, तो प्रिंसली स्टेट के लिए क्या था, ये पहला था रिलीजियस, इससे पहले वाला कि मतलब रिलीजियस जो फीलिंग है उसको शांत करने के लिए, ठीक। और दूसरा वाला द प्रिंसली स्टेट्स, उनके लिए क्या हुआ, द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वेयर अबंडेंट, यानी एनेक्सेशन वाली पॉलिसी खत्म, अब हम कब्जा नहीं करेंगे ऑल टेरिटरीज पे, और साथ ही साथ ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है उत्तराधिकारी वाला, ये खत्म कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया गया अबंडेंट। सम ऑफ द इंडियन प्रिंसेस हैड रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश एंड हैड हेल्प्ड देम इन सप्रेसिंग द अपराइजिंग, कुछ ऐसे भी राजकुमार थे जिन्होंने क्या की है, मदद की है ब्रिटिशर्स की उस समय अपने ही देश में विद्रोह को समाप्त करने में, कुचलने में। तो देयर लॉयल्टी वाज रिवॉर्डेड with the announcement that their right to adopt heirs would be respected and the integrity of their territories was guaranteed against the future annexation। कह रहा है कि उनकी जो वफादारी है ये उसको इनाम दिया जाएगा, और वो चाहे जिसको भी उत्तराधिकारी के तौर पे गोद ले लें तो उसके फैसले का सम्मान किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी गारंटी दी गई कि भविष्य में भी आपकी जमीनों पे कोई कब्जा नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस was the culmination of people's dissatisfaction against the British rule. In this context, enumerate the following causes। देखो पहला जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, ये रिजल्ट था पीपल्स की डिससेटिस्फैक्शन का, लोगों में बहुत ज्यादा असंतुष्टि आ गई थी, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो कह रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में बताओ सबसे पहले फॉलोइंग कॉजेस के बारे में। मिलिट्री कॉजेस क्या क्या थे जिसकी वजह से ये सारा डिससेटिस्फैक्शन था, जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को और ज्यादा बढ़ावा मिला। तो मिलिट्री कॉजेज में है इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सिपॉयज, यानी बुरी तरीके से व्यवहार किया जा रहा था जो हिंदुस्तानी सैनिक हैं उनके साथ। देयर वेयर नो फेलो फीलिंग बिटवीन द इंग्लिश एंड द इंडियन सोल्जर, एक दूसरे के प्रति कोई भाईचारा नहीं था, एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे को अलग समझते थे। इंग्लिश वाले तो बिल्कुल ही वो समझते थे कि हम सुपीरियर हैं। द इंडियन सोल्जर वेयर कंसिडर्ड इंफीरियर टू द इंग्लिश सोल्जर, क्या माना जाता था कि जो हिंदुस्तानी सैनिक हैं वो काफी निम्न स्तर के हैं या लोअर कैटेगरी के हैं, किनके सामने, इंग्लिश सोल्जर्स के सामने। ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग इंडियन सोल्जर आर अब्यूज्ड एंड किक्ड एज इफ दे वेयर एनिमल्स,
जब प्रशिक्षण वगैरह चलता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, तो हिंदुस्तानी जो सिपाही होते थे उनको ऐसे गाली दी जाती थी या मारा जाता था कि जैसे वो कोई जानवर हो। सच ट्रीटमेंट ब्रोक देयर हर्ट एंड हर्ट देयर फीलिंग्स। और इस तरह का जो उन्होंने व्यवहार किया हिंदुस्तानी सिपाहियों के साथ, तो उसकी वजह से उनका दिल भी दुखा, दिल टूट गया है ना, और साथ ही साथ तकलीफ भी बहुत हुई। इंफीरियर स्टेटस एंड लो सैलरीज। अब देखो क्वेश्चन लंबा, आंसर लंबा हो रहा है, ठीक है, लेंदी हो रहा है, पूरा क्या ही लिखने की जरूरत है, इतना डिसकंटेनमेंट भी काफी है, इतनी नाराजगी भी काफी है, ये समझने के लिए है। ये वीडियो भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा की होगी, तो जिसने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, अगर क्वेश्चन आंसर इतना डेप्थ में अगर वो देखेगा तो उसे आंसर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्सा तो याद ही रहेगा जो एग्जाम में वो लिख लेगा। तो इंफीरियर स्टेटस एंड लो सैलरीज भी दी जा रही थी। वेजेस ऑफ द इंडियन सोल्जर वेयर टू लेस टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। भाई तनख्वाह इतनी थी, बहुत मुश्किल से वो अपने परिवार को सहारा दे सकें। एन इंग्लिश सोल्जर वॉज पेड मोर देन 8 टाइम्स द इंडियन सिपाही। एक हिंदुस्तानी सिपाही के 8 गुना सैलरी मिल रही है एक इंग्लिश सोल्जर को। वाइल हिज ड्यूटीज वेयर ऑफ अ सिमिलर नेचर, जबकि दोनों का काम लगभग एक ही है। दे हैड नो चांस ऑफ प्रमोशन टू हाई पोस्ट इन द आर्मी। हिंदुस्तानी सिपाहियों के लिए ब्लीक, बिल्कुल अंधेरे में धुंधला था कि भाई प्रमोशन होना तो नहीं है। इनफैक्ट द सिपाहीज लाइफ वाज वेरी हार्ड एंड ही रिसेंटेड हिज इंफीरियर पोजीशन। इनफैक्ट जो सिपाही की जिंदगी थी बहुत ही ज्यादा मुश्किल में थी, ठीक है, एंड ही रिसेंटेड हिज इंफीरियर पोजीशन, और उसको इस बात का दुख था अपने पोजीशन की वजह से कि भाई छोटा मोटा पोजीशन ही सिर्फ मिल रहा। इसके अलावा जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया, तो ये एक्सप्लेनेशन ना लिख के ये पॉइंट भी लिख दोगे तो भी काम बन जाएगा। लॉर्ड कैनिंग पास द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट एक कानून पारित किया। इट क्रिएटेड बिटरनेस अमंग द सिपाही एज इट बाउंड देम टू बी सेंट टू फाइट इवन टू एन ओवरसीज फ्रंट। यानी कि समंदर पार, है ना, बाहर देश के सरहद पर भी अगर लड़ने के लिए जाना होगा तो उसको ये एक्ट क्या करता है, बाधित करता है, बाउंड करता है, और इसीलिए इनके मन में क्या आया, कड़वाहट आया हिंदुस्तानी सैनिकों के। द सिपाहीज अपोज्ड दिस एक्ट बिकॉज इट वॉज कॉन्ट्रेरी टू देयर रिलीजियस बिलीफ। और ये जो सिपाही थे, सिपाहियों ने क्या किया, इसका पूरी तरह से विरोध किया, क्योंकि ये जो कानून था ये बिल्कुल विपरीत था इनके धार्मिक भावनाओं के, धार्मिक जो मान्यताएं थी उसके बिल्कुल खिलाफ था। अब ए वाला हो गया मिलिट्री कॉजेस, अब यहां बी वाला है इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस में भी देखो पॉइंट भी लिख दोगे तो भी आंसर में नंबर मिल जाना चाहिए, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, शोषण किया जा रहा था आर्थिक जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका। ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेड द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड एनरिच देमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ द इंडियंस। हिंदुस्तान के अंदर जो भी रिसोर्सेज है वो सारा अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने कल्याण के लिए, और इसकी कीमत कौन चुका रहा है, हिंदुस्तानी चुका रहे हैं, हिंदुस्तान चुका रहा। All trade and commerce had gone into the hands of the English, and as a result, the Indian industries suffered a setback while they carried away India's wealth to their country. सारा का सारा जितना भी व्यापार था, व्यवसाय था, वो सारा का सारा किसके हाथ में चला गया, वो सब अंग्रेजों के हाथ में, इंग्लिशमैन के हाथ में चला गया। और जो हिंदुस्तानी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनको बहुत वो उनको नुकसान पहुंचा, वो वापस से खत्म हो गई, क्योंकि जो इंडिया का वेल्थ वगैरह था वो कहां जा रहा था, ये उनकी कंट्री को जा रहा था, वो अपने कंट्री ले जा रहे थे। डिसकंटेंट अमंग द जागीरदार एंड जमींदार, जमींदार और जागीरदार भी क्या हैं, बिल्कुल नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? द रिजम्पशन ऑफ टैक्स फ्री लैंड एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ जागीर कॉज्ड डिसकंटेंटमेंट अमंग द जागीरदार एंड जमींदार बिकॉज दे वेयर रिड्यूस्ड टू अटर पॉवर्टी। क्या किया गया था? रिजम्पशन किया गया था, यानी फिर से यूज किया जाने लगा। जो टैक्स फ्री जमीनें वगैरह इनको दी गई थी तो वो सब खत्म कर दिया गया और कॉन्फिस्केशन किया जाने लगा, यानी कि कब्जा किया जाने लगा उनकी भी जमीनों पे। तो इसकी वजह से जागीरदार जमींदार के अंदर क्या आई, नाराजगी आई, क्योंकि उनको बिल्कुल, उनको भी दरिद्र गरीब बना के
छोड़ा गया। एजुकेटेड इंडियंस बिकेम जॉबलेस, जो पढ़े लिखे थे, ये इकोनॉमिक वाले में ही आ रहा है, इकोनॉमिक का ही पार्ट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एजुकेटेड इंडियन जो है जॉबलेस हो गए। ओनली द इंग्लिश वेयर अपॉइंटेड टू हाई पोस्ट एंड वेयर गिवन हैंडसम सैलरीज। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को ही क्या किया जा रहा है, नियुक्ति दी जा रही है बड़े बड़े ओहदे पे, बड़े पद पे, और अच्छी सैलरी भी उन्हीं को मिल रही है। द एजुकेटेड इंडियंस वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम हाई पोस्ट। एक्सक्लूडेड मतलब बिल्कुल बाहर रखा गया था हाई पोस्ट से। देयर लाइफ बिकेम मिजरेबल एंड दे फेल्ट डिसकंटेंटेड। उनका जो जिंदगी था वो काफी, वो कैसा था, मिजरेबल हो गया, मुश्किल वाला हो गया, और उनको नाराजगी हुई और वो नाराज हुए इससे। इसके बाद करते हैं पॉलिटिकल कॉजेस, ठीक है। तो पॉलिटिकल कॉजेस में क्या है, मिलिट्री था, मिलिट्री के बाद इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक के बाद पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन फॉलोड बाय लॉर्ड डलहौजी। तो ये जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, तो ये मेन राजनीतिक मुद्दा था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ऑल राउंड एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट, अबॉलिशन ऑफ टाइटल एंड पेंशन एटसेट्रा। क्या कुछ था, एक तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था कि आपका प्राकृतिक रूप से उत्तराधिकारी अपना खुद का नहीं है, तो आपका जो पूरा राजपाट है अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा। इसके अलावा ऑल राउंड एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट, जो हिंदुस्तानी राज्य हैं उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है चारों तरफ। एबॉलिशन का मतलब टाइटल्स, जैसे कि बहादुर शाह जफर के बेटों को बताया गया कि उनको शाही उपाधि वगैरह नहीं इस्तेमाल कर सकते, ना ही अपना राजशाही मान सम्मान उनको इस्तेमाल करने दिया जाएगा। पेंशन वगैरह भी जो है कि बंद कर दी गई, खत्म कर दी गई, जैसे कि नाना साहेब की। हैड मेड मोस्ट ऑफ द इंडियन प्रिंसेस एंड रूलर्स स्टॉन्च्ड एनिमीज ऑफ ब्रिटिश। स्टॉन्च का मतलब होता है पक्का। इसकी वजह से जो राजकुमार वगैरह और शासक थे ये पक्के दुश्मन हो गए थे ब्रिटिशर्स के। इसके अलावा डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह, क्या है मतलब उनको अनादर किया गया बहादुर शाह का। द होम ऑफ द मुगल्स was also humbled when the Englishman announced that after the death of Bahadur Shah II, the Mughal would lose the title of kings and his successor would have to vacate the Red Fort. अब जब ये बात की गई, क्या कहा गया कि जो होम है मुगल्स का वो उसको भी दया की दृष्टि से देखा गया। जब इंग्लिश ने यानी अंग्रेजों ने जब ये अनाउंस कर दिया कि भाई ये जो इनका अपना लाल किला है वो इसको अपने पैलेस की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो बाप दादा के जमाने से करते चले आए हैं, ये उसके ऊपर इनका अधिकार नहीं रहेगा और ना ही इनके बच्चे कोई शाही सम्मान वगैरह इस्तेमाल करेंगे मान। तो इट हर्ट सेंटिमेंट ऑफ द मुस्लिम एंड इंक्रीज द एवर्जन ऑफ द इंडियन फॉर द ब्रिटिश। और ये भावनाओं को आहत पहुंचाया मुसलमानों के खास तौर से। और एवर्जन का मतलब होता है घृणा, और घृणा पैदा हुई हिंदुस्तानियों के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ। The annexation of Awadh. Lord Dalhousie annexed Awadh to British Empire under the pretext of misgovernance. लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, कब्जा किया अवध के ऊपर, और क्या रीजन था उसका, रीजन दिया मिस गवर्नेंस का कि अच्छे से गवर्न नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आप अंग्रेजों के हाथों में दे दीजिए। It threw thousands of nobles, gentlemen, officer and soldier out of job. और इसकी वजह से जो जितने भी लोग थे, नोबल्स हो चाहे जेंटलमैन चाहे ऑफिसर्स वगैरह हो, वो सबके सब यानी कि साथ में ये सिपाही वगैरह भी सब जॉबलेस हो गए, उनकी नौकरी चली गई, क्योंकि आर्मी को भी उस समय डिसबैंड कर दिया गया था। द ब्रिटिश कॉन्फिस्केटेड स्टेट ऑफ द जमींदार एंड तालुकदार। इनकी जो भी जमीनें थी जमींदार तालुकदारों की, वो सारी जमीनें भी इन्होंने कब्जा कर ली। इट क्रिएटेड डिससेटिस्फैक्शन अमंग ऑल क्लासेस ऑफ द पीपल ऑफ अवध। अब अवध में तुम देख ही रहे हो, जब नोबल्स आ ही गए, जेंटलमैन आ गए, ऑफिसर आ गए और सिपाही भी आ गए, तो सारा का सारा जो वर्ग था समाज के अंदर, उन सब के अंदर क्या हुआ, डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि आई। डिसबैंडिंग द आर्मीज ऑफ द एनेक्स्ड स्टेट। तो यहाँ पे क्या किया गया, पूरी तरह से भंग कर दी गई वहां की जो आर्मी थी एनेक्स्ड स्टेट यानी कि अवध की,
ऑल सच स्टेट दैट वेयर एनेक्स्ड बाय कंपनी हैड देयर ट्रूप्स डिसबैंडेड। जहां जहां पर भी, सिर्फ अवध की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सारी स्टेट्स की बात कर रहा है कि जहां भी कब्जा किया गया वहां पे जो भी ट्रूप्स थे, है ना, सैनिकों के, सबको भंग कर दिया गया। एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ फैमिलीज लॉस्ट देयर मीन्स ऑफ लिवलीहुड। हजारों परिवारों की जो जीविका है वो खत्म हो गई। द डिसबैंडेड सोल्जर वेयर डिटरमाइंड टू टेक रिवेंज फ्रॉम द ब्रिटिश कंपनी। अब ये लोग एकदम दृढ़ निश्चय कर लिए कि हम क्या लेंगे, बदला लेंगे इस चीज का ब्रिटिशर्स से। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मेनी फैक्टर लेड टू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग। भाई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए कई सारे फैक्टर्स थे, कई सारी वजह थी, तो यहाँ पे आपको बताना है सबसे पहला एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिश टुवर्ड द पीपल ऑफ इंडिया विथ रिगार्ड टू देयर रिलीजियस कस्टम। हिंदुस्तानियों के जो भी रीति रिवाज है उसके प्रति अंग्रेजों का रवैया क्या था वो देखते हैं। तो लॉज दैट इंटरफेयर्ड विथ रिलीजियस कस्टम ऑफ द पीपल, तो कानून जो थे वो क्या कर रहे थे, इनके रीति रिवाजों के साथ इसमें टांग अड़ा रहे थे, दखल दे रहे थे। द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन सोशल एंड religious life of the Indians created profound discontent among them. The propaganda of Christian missionaries convinced the Indians that the British government was determined to convert them to Christianity. अब यहाँ पे क्या चल रहा था, इनका अपना ही प्रोपोगंडा चल रहा था, तो इन्होंने एक कानून वगैरह पारित किया और उस कानून के पारित करने के साथ साथ मिशनरीज को भी अलाउ कर दिया था देश के अंदर इंटर करना, और इन लोगों को साथ ही साथ जो है फाइनेंशियली हेल्प भी की जा रही थी। तो ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं इन्होंने बिल्कुल कन्विंस कर दिया, इससे सहमत हो गए इनकी हरकतों से लोग कि हाँ वाकई में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है, बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर ली है कि हम हिंदुस्तानियों को अंग्रेज ये ईसाइयों में कन्वर्ट करेगी। द क्रिश्चियन मिशनरीज वेर अलाउड टू एंटर इंडिया बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो यही वो एक्ट था, यही वो कानून था जिसके अंतर्गत अब मिशनरीज भी हिंदुस्तान में आ गए। और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, प्रोवाइडेड देम फाइनेंशियल एड फॉर देयर प्रोपोगेशन इन इंडिया, कि आओ भैया प्रचार प्रसार करो, हम तुमकी आरी मदद करते हैं पैसे से। द पुलिसमैन ऑलवेज अकम्पनीड देम फॉर देयर सेफ्टी। अब जो वो धर्म प्रचारक हैं, धर्मगुरु वगैरह हैं, वो जो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, साथ ही साथ सिपाही भी चल रहे हैं उनके। द कंपनीज ऑफिसेस, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड जेल बिकेम देयर चीफ सेंटर ऑफ प्रोपोगेशन। अब जो अस्पताल हैं, जो कार्यालय वगैरह हैं अधिकारियों के, या फिर जो शैक्षिक संस्थान है, शिक्षा के संस्थान, जेल, ये सब मेन सेंटर थे प्रचार प्रसार के लिए क्रिश्चियनिटी के। साथ ही साथ दीज वेयर फ्लडेड विद देयर लिटरेचर, और इसको और ज्यादा फ्लडेड मतलब और ज्यादा इसको तेजी दी गई और जो है चारों दिशाओं में फैलाया गया, किसके वजह साथ, लिटरेचर यानी साहित्य के साथ, किताबों के साथ। द क्रिश्चियन मिशनरीज ऑल्सो प्रीच्ड इन टेम्पल एंड मॉस्क, और ये प्रवचन दे रहे हैं कहां पे, मंदिर और मस्जिदों में भी। दे पोर्ड फॉर्थ वेनमस अब्यूजेस अगेंस्ट द हिंदूज एंड इस्लाम। अब हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ क्या कर रहे हैं, जहरीली शब्द जो है, जहरीली जो अब्यूजेस यानी जो गालियां हैं वो भर रहे हैं लोगों के अंदर। दोज पर्सन हु एम्ब्रेस्ड क्रिश्चियनिटी वेयर गिवन प्रिविलेजेस। अब जो भी बंदा क्या होगा, एक तो जहर घोल रहे हैं इस्लाम और हिंदुइज्म और इस्लाम के खिलाफ, और साथ ही साथ जो क्रिश्चियनिटी को अपनाएगा, जो गले लगाएगा, एम्ब्रेस करना मतलब गले लगाना, उसको विशेष अधिकार दिया जाएगा। द फियर टू लॉस ऑफ रिलीजन alarmed the Indian and they decided to raise the banner of revolt against the British. अब ये जो खौफ आ रहा है इनके अंदर, डर आ रहा है कि भाई हम अपना धर्म खो देंगे, तो इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि भाई हम बैनर राइज करेंगे, अपना झंडा गाड़ेंगे, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। फर्दर यहां पे कह रहा है फैक्टर्स कॉजिंग डिससेटिस्फैक्शन अमंग द इंडियन सोल्जर। तो अभी हमने देखा कि इनका रवैया क्या था अंग्रेजों का, धर्म रीति रिवाज के प्रति। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे कि जिसकी वजह से जो हिंदुस्तानी सिपाही थे वो नाराज थे। द डिससेटिस्फैक्शन अमंग द इंडियन सोल्जर was growing over a number of policies of the British company। सबसे बड़ी वजह थी सिपाहियों के लिए जो पॉलिसीज, जो नीतियां लाई जा रही थी वो। डिस्पैरिटी इन सैलरी, सबसे पहली बात क्या किया जा रहा था, सैलरी ही बराबर नहीं दी जा रही थी, जबकि नेचर ऑफ वर्क, काम एक तरीके का था। द इंडियन सिपाही
वेयर गेटिंग 8 टाइम्स लेस सैलरी देन द इंग्लिश वन। क्या हो रहा था, जो हिंदुस्तानी सिपाही वगैरह थे उनको 8 गुना कम सैलरी मिल रही थी अंग्रेजों से, और जो इंडियन सिपाही हैं वेर कंसिडर्ड इंफीरियर एंड इनएफिशिएंट, कि ये हमसे बदतर हैं, बेकार हैं, हमसे नीचे, हमसे कम है, और साथ ही साथ इनके अंदर क्षमता नहीं है। दे वेयर ह्यूमिलिएटेड, बेइज्जत किया जा रहा था, इंसल्ट किया जा रहा था, असॉल्ट हमला भी किया जाता था इन पे। दिस मेड देम इन्फ्यूरिएटेड, और इस वजह से ये लोग क्या हो रहे थे, आग बबूला हो रहे थे। और इसके बाद आया जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट, और ये भी जो है इमीडिएट कॉज में से था। इट बाउंडेड द सिपाहीज टू सर्व द इंग्लिश इन फॉरेन कंट्रीज इफ एनी वॉर टू बी फॉट देयर। और ये जो एक्ट था, ये जो कानून था, ये बाधित करता है, मतलब बॉन्ड करता है, किसको बाउंड करता है, सिपाहियों को, कि अगर उनकी जरूरत पड़ी कहीं देश से बाहर जंग लड़ने में तो भी उनको जाना पड़ेगा। एंड दिस वाज अगेंस्ट द हिंदू सिपाहीज रिलीजियस बिलीफ। जो हिंदू सिपाही थे उनकी मान्यता क्या थी, उनकी मान्यता थी कि देश से बाहर जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है, तो ये उनकी मान्यता के बिल्कुल खिलाफ था। देयर वेयर नो चांसेस फॉर हायर प्रमोशन, कि कोई पदोन्नति नहीं होगी, यानी उनको हायर पोस्ट नहीं मिलेगा, और अगर प्रमोशन मिला भी इंडियन सोल्जर को तो कुड गेट अ प्रमोशन अप टू सूबेदार ओनली, बस सूबेदार तक का ही उनको प्रमोशन मिल सकता है, उससे ऊपर नहीं। देयर वेयर नो फेलो फीलिंग, जो भाईचारा वाला फीलिंग होता है ना, साथ साथ काम करते हुए, ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। द रिलेशन बिटवीन द टू रेसेस, द इंडियन एंड द इंग्लिश, वेयर नॉट कॉर्डियल, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप था, जो रिश्ता था, वो कॉर्डियल नहीं था, मतलब जो है भाईचारे वाला नहीं था, अच्छा नहीं था। द इमीडिएट कॉज वॉज द यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्टेज। ग्रीस कार्टेज के बारे में तो पता ही होगा कि these cartilage were greased by the fats of cows and pigs। तो मेन इमीडिएट कॉज में कौन है, आग में घी डालने का काम किसने किया है, इस वजह ने ग्रीस्ड कार्टेज का यूज किया जा रहा था, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी थी। द सिपाहीज ऑफ बोथ कम्युनिटीज, हिंदू एंड मुस्लिम्स, देखो हिंदुओं के लिए गाय पवित्र होती है, और जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए ये जो पिग होता है बिल्कुल इलिजिटिमेट होता है, ठीक है। तो सिपाहीज जो दोनों समुदाय के थे, हिंदू मुस्लिम के, रिफ्यूज कर देते हैं टू यूज देम एज दे वेयर टू बी बिटेन, क्योंकि कार्टेज को पहले दांत से खींचना था बिफोर फिलिंग देम इनटू द राइफल, और ऐसा करने से जो चर्बी है वो दांतों में लगेगी। मंगल पांडे अ सिपाही वाज द फर्स्ट वन टू रिफ्यूज टू बाइट द कार्टेज विथ हिज टीथ। इसने इनकार कर दिया कि भैया हम तो ऐसा नहीं करने वाले। ही वाज हैंग टू डेथ फॉर दिस एक्ट, और इस एक्ट के लिए इसको फांसी की सजा दी गई, क्योंकि इसके साथ साथ इसने 2 अंग्रेजों को भी मौत के घाट उतार दिया था। His death enraged the sepoys who were already infuriated, और ज्यादा जो है आग बबूले हो गए जो पहले से ही गुस्सैल थे। Soon a revolt of sepoy erupted engulfing a large region, और एक विद्रोह सिपाहियों का बिल्कुल फैल गया, पूरे के पूरे क्षेत्र में छा गया इनकी मृत्यु की वजह से। डिक्लाइन ऑफ द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी की बात कर रहे हैं अब हम लोग, कि किस तरह से जो कुलीन वर्ग था, जिनके पास जमींदार वगैरह जो थे, जो खानदानी विरासत में जमीनें जिनके पास थी, तो कैसे वो खत्म हो गए। द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी विच इंक्लूडेड द तालुकदार एंड हेरिडेटरी लैंडलॉर्ड वेयर डिप्राइव्ड ऑफ देयर स्टेट, तो उनको वंचित कैसे किया गया, तालुकदार को, और जो वंश वाली जिनके पास अपनी जमीनें थी बाप दादा खानदान की। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इनाम कमीशन 1852, प्रावधान था इनाम कमीशन 1852 में, उस प्रावधान के अंतर्गत 20,000 स्टेट वेयर कॉन्फिस्केटेड व्हेन द लैंडलॉर्ड फेल्ड टू प्रोड्यूस एविडेंस लाइक टाइटल डीड बाय व्हिच दे हेल्ड द लैंड। अब जमीन वगैरह के कागजात वगैरह तो अपने हिंदुस्तान में उतने चलते नहीं थे, वो भी उस जमाने की बात है। तो जो लोग टाइटल डीड वगैरह नहीं प्रोड्यूस कर पाए तो उनकी जमीनें जो है कब्जा कर ली गई। These confiscated lands were sold by public auction to the highest bidder। ये जो जमीनें कब्जा की गई, स्टेट्स कब्जा किए गए इनसे, तो इनकी बोली लगाई जा रही थी, और बोली लगाने पे जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसको जमीन दे दी जाती थी। और बोली लगाने वाले कौन थे, such states were usually purchased by merchant and money lender who did not understand the tenant and fully exploited them। और ये खरीदने वाले कौन है, व्यापारी वगैरह है, मर्चेंट, और देनदार लेंडर्स जो पैसा वगैरह देते हैं। तो ये किस तरह के थे,
ये इस तरह के थे कि इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि जमीनों पे काम कौन कर रहा है, जो टीनेंट यानी पीजेंट वगैरह हैं ये उनका क्या करते थे, शोषण करते थे। This drove the landed aristocracy to poverty without benefiting the peasantry, which suffered under the weight of exorbitant land revenue। क्या कह रहा है कि इस सब की वजह से क्या हुआ, एरिस्टोक्रेसी जो है वो किस में बदल गई, पॉवर्टी में बदल गई, गरीबी में बदल गई। और गरीबी में बदलने के साथ साथ सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ, किसानों को हुआ, क्योंकि उन्हीं के ऊपर सारा जो मनमाना, ये जो एग्जॉर्बिटेंट का मतलब जो मनमाना लैंड रेवेन्यू है, राजस्व है, उसकी वसूली उन्हीं से की जा रही थी। द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी ऑफ अवध faced many hardship after the annexation of Awadh as they were deprived of their state। अब ये जो अवध के लोग हैं, अवध के लोगों को भी बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब उनकी जमीनों से उनको वंचित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेवरल फैक्टर लेड टू द अपराइजिंग ऑफ 1857। बहुत सारी वजह थी विद्रोह की। विथ रेफरेंस टू दिस एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक को आपको बताना है। तो जितने भी क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हो सिमिलर नेचर के दिख रहे होंगे, लेकिन बस पूछने का तरीका अलग अलग है और आंसर भी आप देख रहे हो एक ही तरह के हैं, सिमिलर हैं। अब यहाँ बात कर रहा है डिसकंटेनमेंट ऑफ द सिपाहीज। अब ये जो सिपाही हैं, अब इनके अंदर नाराजगी किस बात की है, ये क्यों गुस्सा है। द इंडियन सोल्जर वेयर अनहैप्पी बिकॉज ऑफ देयर लो सैलरी एंड पुअर प्रॉस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन। ये नाखुश इसलिए हैं क्योंकि इनका जो भविष्य है वो अंधेरे में है, कोई प्रमोशन वगैरह के चांसेस नहीं है, साथ ही साथ इनकी सैलरी 8 गुना कम है। ऑल द हाई रैंक इन द आर्मी वेर रिजर्व्ड फॉर द ब्रिटिश ओनली। जितना भी ऊपर का पद है, हाई रैंक है, वो सब किसके लिए है, ब्रिटिशर्स के लिए है। द ट्रूप्स वेर नॉट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो सेना की टुकड़ी वगैरह है, ट्रूप्स हैं, उनको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। की प्लेसेस जैसे दिल्ली और इलाहाबाद है had no British armies. Moreover, the official treated the soldiers like menial servant। क्या समझते थे, नौकर की तरह ट्रीट करते थे जो अधिकारी वगैरह हैं हिंदुस्तानी सिपाहियों को। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज rampant and this led to more discontentment among the Indian sepoys। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है नस्लीय भेदभाव था, जिसकी वजह से इनके अंदर और ज्यादा नाराजगी थी। नेक्स्ट है बी वाला, रिसेंटमेंट ऑफ द रूलर ऑफ द नेटिव स्टेट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब नाराजगी थी जो नेटिव स्टेट के, जो वहां के किसी भी स्टेट के, राज्य के जो शासक वगैरह थे वो भी क्या थे, नाराज थे। तो लास्ट मुगल एम्परर वाज बहादुर शाह जफर। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, अनाउंस किया, ऐलान किया दैट बहादुर शाह सक्सेसर वुड नॉट बी अलाउड टू यूज द इंपेरियल टाइटल। जो बहादुर शाह जफर हैं उनके बाद उनकी जो औलादे हैं, उनके जो बेटे हैं, वो कोई भी शाही उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सच अ डिस्कर्सी टू द मुगल एम्परर हर्ट मुस्लिम सेंटीमेंट कंसिडरेबली। और अच्छा खासा इस फैसले की वजह से क्या हुआ, जो मुसलमान हैं उनको ठेस पहुंची। और डलहौजी ने रिफ्यूज कर दिया था पेंशन भी टू नाना साहेब। द एडॉप्टेड सन ऑफ एक्स पेशवा बाजीराव सेकेंड was resented by the Hindus in general and नाना साहेब in particular। अब यहाँ पे जो पेंशन बंद कर दिया गया तो उसकी वजह से भी आमतौर पे हिंदुओं के अंदर नाराजगी आई और साथ ही साथ पार्टिकुलरली नाना साहेब भी इस चीज से बिल्कुल नाराज हुए। नवाब वाजिद अली शाह was disposed on the ground that Awadh was not being managed well। तो नवाब वाजिद अली शाह को क्या किया गया, हटा दिया गया, गद्दी से वंचित कर दिया गया। और रीजन क्या दिया गया कि आप सही से गवर्न नहीं कर पा रहे हैं अवध को। द एनेक्सेशन ऑफ अवध वाज अ केस ऑफ हाई हैंडेडनेस ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी। द नवाब ऑफ अवध हैड बीन लॉयल टू द कंपनी थ्रू आउट। क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो कब्जा किया गया अवध के ऊपर, ये दिखा रहा है कि ये किस तरह से अपना मनमानी कर रहे हैं ये जो अंग्रेज हैं। और नवाब जो अवध का था ना, काफी ज्यादा वफादार था कंपनी के लिए, हमेशा वफादार रहा। द ब्रिटिश ब्रोक ऑल देयर प्लेजेस एंड प्रोमिसेस टू द रूलिंग चीफ्स। जो भी मुखिया है, मेन लीडर है, जो रूल कर रहा है ना, शासक वगैरह, तो उससे जो भी इन्होंने कस्में वादे किए थे तो अंग्रेजों ने वो सारे तोड़ दिए, बेवफा निकले। दिस ऑल कॉज्ड
रिसेंटमेंट अमंग द रूलर, और इसीलिए जितने भी शासक थे वो क्या हुए, वो नाराज हुए इनसे। अनहैप्पीनेस ऑफ द इंडियन आर्टिजन एंड क्राफ्टमैन, अब ये जो कलाकार हैं और कारीगर हैं ये क्यों नाखुश हैं हिंदुस्तान के, तो जो ब्रिटिश रूलर हैं डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के क्रिपल्ड मतलब पंगु बना दिया, अपाहिज बना दिया इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट को बाय इंपोजिंग हाई ड्यूटीज ऑन इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल इन ब्रिटेन। जो भी कुछ यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है ब्रिटेन को उसके ऊपर हैवी ड्यूटी इन्होंने लगा दिया था, चाहे वो इंडियन सिल्क हो या फिर कॉटन हो। ऑन द अदर हैंड, और वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश गुड्स वेयर इंपोर्टेड इनटू इंडिया एट अ नॉमिनल ड्यूटी, और ब्रिटिशर्स की जो चीजें हैं वो हिंदुस्तान के अंदर आ रही हैं तो या तो उनके ऊपर टैक्स नहीं है और अगर टैक्स है भी तो बहुत कम। मिलियन ऑफ आर्टिजन एंड क्राफ्टमैन लॉस्ट देयर जॉब एंड हैड नो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, तो हजारों मिलियंस लाखों ने क्या किया, उनकी जो अपनी जीविका थी वो खो गई और कोई अल्टरनेटिव भी नहीं बचा था, कोई दूसरा काम जिसको करके वो अपना घर बार चला सकें। The uprising of 1857 was an unprecedented popular upsurge, यानी ये कुछ ऐसा था, ये विद्रोह ऐसा था जो कभी पास्ट में कभी हुआ ही ना हो, ऐसा कुछ, ठीक है, नेवर एग्जिस्टेड इन द पास्ट। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द इंडियन सोल्जर, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि क्या प्रभाव पड़ा इंडियन सोल्जर पे। डिसकंटेंट ऑन अकाउंट ऑफ लो सैलरी एंड पुअर प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन, तो यहाँ पे डिसकंटेनमेंट यानी कि असंतुष्टि है, लो सैलरी मिल रहा है और प्रोस्पेक्टस जो प्रोस्पेक्ट है प्रमोशन के चांसेस हैं वो बहुत कम है। द वेजेस ऑफ द इंडियन सोल्जर वेयर टू स्मॉल टू सपोर्ट देयर फैमिलीज, इतना कम तनख्वाह मिल रही है इन लोगों को कि ये मुश्किल से अपना परिवार चला पाए। एन इंग्लिश सोल्जर वॉज पेड मोर देन 8 times the Indian सिपाही even though his duties were of similar nature, नौकरी तो एक जैसी कर रहे हैं दो के दोनों, लेकिन 8 गुना कम तनख्वाह मिल रही थी, किसको, हिंदुस्तानियों को। बिसाइड्स, इसके अलावा दे हैड नो चांसेस ऑफ प्रमोशन, कोई प्रमोशन का चांस नहीं है। द हाईएस्ट रैंक हेल्ड बाय एन इंडियन वाज दैट ऑफ सूबेदार, कोई अगर हिंदुस्तानी सैनिक है तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, सूबेदार हो सकता है बस। Artillery and other key weapons were only reserved for the English soldiers। RRR मूवी में भी देखा होगा कि रामचरण तेजा जो है अपनी वफादारी साबित करता रहता है कि एक बार उसको पूरा जो है जो गोदाम है जहां बारूद बंदूक है सब कुछ रखा हुआ है वो मिल जाए, तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि जो की वेपन वगैरह है वो सारे आर्टिलरी वगैरह बम बारूद वगैरह ये सब कभी भी इनके पास, इनमें कभी भी गार्डिंग के लिए किसी हिंदुस्तानी सैनिक को नहीं रखा जाता था। इंडियन सोल्जर वेयर रिसेंटेड डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी एडॉप्टेड बाय द इंग्लिश, तो हिंदुस्तानी जो सिपाही थे तो उनके अंदर नाराजगी होती थी इस बात की क्योंकि हमेशा इनके साथ जो है भेदभाव वाली नीति अपनाई जाती थी। अगला है द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि बाहर देश में जाकर भी क्या करना पड़ेगा, जंग लगना पड़ेगा अंग्रेजों के लिए। लॉर्ड कैनिंग ने पास किया था इस कानून को और ये कानून क्या किया, लोगों के अंदर जो है बिल्कुल कड़वाहट पैदा किया अमंग द सिपाहीज, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के। एज इट बाउंड देम टू बी सेंट टू फाइट टू एन ओवरसीज फ्रंट, सरहद पार, देश के पार सरहद पे जाकर लड़ना पड़ेगा, इसके लिए बाउंड करता था, तो इसीलिए लोग नाखुश थे। एक्ट वाज कॉन्ट्रेरी टू देयर रिलीजियस बिलीफ, भाई धार्मिक इनका भावना जो है उसको ठेस पहुंच रही थी, लोग मानते थे कि देश पार करने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर वाज कंड्यूसिव फॉर एन आउटब्रेक, अब ये जो राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक तौर पे ये जो पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, एक्सप्लॉयटेशन वाला, बर्बाद करने वाला, तो ये बिल्कुल कंड्यूसिव मतलब अनुकूल था किसके लिए, आउटब्रेक के लिए, कि एक विद्रोह हो। बट इट कुड नॉट इरप्ट एज लॉन्ग एज द इंडियन सोल्जर वेयर लॉयल टू द इंग्लिश, लेकिन ये अंदर ही अंदर चल तो रहा था लेकिन एकाएक फूट नहीं सकता था ज्वालामुखी जब तक कि हिंदुस्तानी सिपाही क्या थे, वफादार थे अंग्रेजों के प्रति। क्यों, क्योंकि अपने ही लोग तो सिपाही हैं तो वो क्या कर देंगे, सप्रेस कर देंगे। दो अबव मेंशन्ड मिलिट्री कॉजेस रोज्ड डिसकंटेंटमेंट अमंग द सिपाहीज as well who started the revolt,
अब क्या का बात कही जा रही है कि यही सब जो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट आया, ऑलरेडी जो लो सैलरी वगैरह मिल रही थी और प्रमोशन के चांसेस नहीं थे और नौकर की तरह इनको समझा जा रहा था, तो ये सारी चीजें जब इसकी वजह से डिसकंटेनमेंट आया किसके अंदर, ये जो हिंदुस्तानी सिपाही हैं इनके अंदर, तो फिर उसके बाद ये भी कट्टर दुश्मन बने ब्रिटिशर्स के और विद्रोह शुरू हो गया। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस्ड कार्टेज, तो ये तो हमने देखा था कि ये इमीडिएट कॉज में से था। द कार्टेज टू बी यूज्ड बाय सोल्जर फॉर एनफील्ड राइफल वेयर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग, सुअर और गाय की चर्बी से उन्होंने बनाया हुआ था। तो द काउ इज स्केयर्ड फॉर द हिंदूज एंड पिग फॉर मुस्लिम्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो गाय है तो यहाँ पे ये पवित्र है किसके लिए, हिंदूज के लिए ने, और पिग जो है ना प्रोहिबिटेड है ना, एंड पिग प्रोहिबिटेड, बिल्कुल प्रतिबंधित है, ये इलिजिटिमेट है किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। तो फॉर दिस रीजन द आर्मी पोज्ड अ थ्रेट टू द ब्रिटिश रूलर, तो इसीलिए जो है कि इस कारण की वजह से जो आर्मी है वो क्या हो गई, बिल्कुल खिलाफ हो गए अंग्रेजों के। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूमरस कॉजेज वेयर एट वर्क इन कॉजिंग द ग्रेट अपसर्ज ऑफ 1857, बहुत सारे कारण थे जो वर्क इन में थे, लगातार हो रहे थे, जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ 1857 का। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू द अबव स्टेटमेंट, सब कुछ जो है कि आपको सिमिलर लगेगा, यहां कुछ नया दिखेगा, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ। अभी सारे क्वेश्चन उधर थे, तो ये थोड़ा सा देखो रेलवे और टेलीग्राफ पे है, तो आपको बताना है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द अबव, द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ। तो अब ये जो इंट्रोडक्शन हुआ रेलवे का और टेलीग्राफ का, तो इसकी वजह से ये कैसे कारण बना विद्रोह का, तो देखो ये हुआ कि टेलीग्राफ पोल्स वेयर थ्रू टू बी इरेक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ हैंगिंग पीपल ऑन देम हु अपोज द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भाई र्यूमर फैली, एक अफवाह फैली कि ये जो खंबे गाड़े जा रहे हैं ना ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो भी जाएगा इन खंबों पे उसको लटकाया जाएगा, जब टेलीग्राफ के लिए पोल्स वगैरह लगाए जा रहे थे। और रेलवे की बात की जाए तो ब्राह्मण्स एंड अनटचेबल वेयर मेड टू सिट साइड बाय साइड व्हिच दे थॉट वुड डिफाई देयर रिलीजन। अनादर था रिलीजन का, रिलीजन क्या कहता है इनका, रिलीजन हाँ कहता है उस टाइम में ये भावना थी लोगों के अंदर कि कभी भी कोई हायर कास्ट का लोअर कास्ट के साथ नहीं बैठ सकता। तो ट्रेन में दोनों कंपार्टमेंट ऐसे बने हुए थे कि दोनों साथ साथ बैठे, तो उनको लगा कि भाई ये हमारे धर्म का अनादर कर रहे हैं। मॉडर्न इनोवेशन थ्रेटेंड द ओल्ड सोशल रूल एंड प्रोड्यूस्ड अनरेस्ट अमंग मेनी कॉमन ऑर्थोडॉक्स पीपल इन इंडिया। कह रहा है जो मॉडर्न इनोवेशन, नई नई तकनीक हो रही थी, तो ये जो है डर पैदा कर रही थी किसके प्रति, जो पुराने ओल्ड सोशल रूल थे, पुराने जो सामाजिक नियम कानून थे उसकी वजह से, और इसकी वजह से लोग जो है बिल्कुल अनरेस्ट मतलब अशांत हो रहे थे। कौन, जो परंपरावादी रूढ़िवादी लोग हैं, वो इन नए नए इनोवेशन से, नए नए नियम कानून की वजह से। नेक्स्ट है द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल ये वही राइफल है जो ग्रीस्ड कार्टेज वाले हैं, तो इनका इंट्रोडक्शन किया गया। द कार्टेज वेयर ग्रीस्ड विथ फैट्स ऑफ पिग एंड काउज, है ना, सुअर और गाय की चर्बी थी इसमें। द सिपाहीज हैड टू रिमूव द ग्रीस कवर ऑफ द कार्टेज विद देयर टीथ, बाइट करना था अपने दांतों से और उसको फाड़ना था बिफोर लोडिंग देम इनटू द राइफल। तो हिंदूज एंड मुस्लिम्स थॉट इट टू बी एन अटेम्प्ट टू डिफाई देयर रिलीजन। हिंदू और मुसलमानों को क्या लगा कि ये हमारे धर्म का अनादर करने के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। The laws that interfered with the religious custom of the people, कौन से ऐसे कानून थे जो इंटरफेयर किया, है ना, जिसने टांग अड़ाई जो है हिंदुस्तानी रीति रिवाज और धर्म के अंदर। तो यहाँ पे है प्रैक्टिस ऑफ सती वाज मेड इलीगल एंड पनिशेबल बाय द लॉ, और इसका तो जो है स्वागत भी किया गया, अच्छे खासे लोगों ने इसका स्वागत भी किया, और बहुत सारे इंडियन मासेस ने इसका स्वागत नहीं भी किया। जो सती का प्रैक्टिस था कि कोई अगर औरत है उसका पति मर गया है तो उसको अपने पति की चिता पर भी लेट जाना है, तो इसको इलीगल और पनिशेबल बनाया गया। लॉज वेयर मेड टू फॉरबिड इन्फेंटिसाइड, गर्भ में बच्चा नहीं मारा जा सकता। अलाउ रीमैरिज ऑफ विडोज, कोई विधवा औरत है तो उसकी शादी करा जाए। और स्टॉप पॉलीगैमी, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा विवाह नहीं करेगा। तो ये सब कानून वगैरह क्या हुआ, हर किसी के द्वारा स्वागत नहीं किया गया। ये वो कानून थे जो
धार्मिक रीति रिवाजों के साथ मेल नहीं खा रहे थे। गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू टेम्पल एंड मॉस्क, जो भी प्रॉपर्टी वगैरह थी, संपत्ति मंदिर और मस्जिद की, उसके ऊपर भी टैक्स लगाने लगे ये। लॉर्ड डलहौसी passed a law which entitled a person converted to Christianity to inherit his ancestral property। अब देखो क्या ही खतरनाक बात है, एक तो पॉलिसी चल रही थी एनेक्सेशन में, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी चल रहा था कि अगर आपके पास अपना खुद का उत्तराधिकारी नहीं है, नेचुरल हेयर प्राकृतिक रूप से आपसे अगर पैदा नहीं हुआ है, तो सारा राजपाट चला जाएगा किसके कब्जे में? अंग्रेजों के कब्जे में। और यहां अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि अगर तुम कन्वर्ट हो जाओगे क्रिश्चियन में, तो तुमको तुम्हारे बाप दादा की संपत्ति रखने दिया जाएगा। एवरीवेयर लोकल रूलर एंड कॉमन पीपल वेयर एंग्री विद द ब्रिटिश, सब जो है ब्रिटिशर्स से क्या है, बिल्कुल नाराज हो गए। आगे आप पिक्चर स्टडी, चलो अब ये लास्ट पोर्शन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पिक्चर स्टडी में है कि द पिक्चर स्टडी द पिक्चर, है ना, यहाँ पे पिक्चर स्टडी, ठीक, उसके बाद द पिक, और फिर उसके बाद ये दूसरी लाइन होनी चाहिए कि स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पर्सन इन द पिक्चर। इसमें जो दिख रहे हैं वो कौन है? वो मंगल पांडे हैं। स्टेट ब्रीफली हिज रोल इन अपराइजिंग ऑफ द 1857, और जो विद्रोह हुआ उसके अपराइजिंग में इनका क्या कुछ भूमिका रही है। तो ये मंगल पांडे हैं। ऑन 26 फरवरी 1857 द 19th नेटिव इन्फेंट्री एट बहरमपुर इन बंगाल, तो ये वहां पे थे। रिफ्यूज, सिपाही थे, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कार्टिजेस गिवन टू देम, तो इन्होंने इनकार कर दिया जो एनफील्ड राइफल इनको दिए गए। द सिपाहीज feared loss of their caste and religion if they accept the greased cartridge, जो ग्रीस्ड कार्टेज है वो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है, दांतों से फाड़ना है बिफोर फिलिंग, तो इसलिए हिंदुस्तानियों को ये लगा कि भाई ये हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसकी वजह से इसलिए इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। मंगल पांडे एक सिपाही है, लेट एन अटैक ऑन द adjutant of 34th Native Infantry at Barakpur on March 29, 1857, thus led to the beginning of the uprising। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक एडजुटेंट था 34th नेटिव इन्फेंट्री का, यानी कि जो पैदल सेना होती है उसका, तो बैरकपुर में, तो उसके ऊपर इन्होंने हमला कर दिया था और शुरुआत की थी किसकी? लेड टू द बिगनिंग ऑफ द अपराइजिंग। और ये शुरुआत सिर्फ इतनी ही नहीं थी, ये था कि 2 ब्रिटिशर्स को मारा था जिसकी वजह से इनको फांसी दी गई, और इसकी वजह से और ज्यादा वो जो सिपाही थे उनके अंदर जो है आक्रोश पैदा हुआ, जो कि पहले ही से क्या थे? आग बबूला थे। नेक्स्ट है कि स्टेट 3 पॉलिटिकल कॉजेस विच लेड टू द अपराइजिंग। पॉलिटिकल यानी राजनीतिक बात कर रहा है कि राजनीतिक कारण कौन से थे जिसकी वजह से विद्रोह शुरू हुआ। पहला यहां पे देख लो, डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह, जो हम लोग देख चुके हैं कि लॉर्ड कैनिंग ने ऐलान कर दिया था कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा शाही उपाधि का इस्तेमाल करने का, शाही नाम वगैरह का, मान का, वुड नॉट बी नोन एज द रियल प्रिंसेस, और उनको जो है राजकुमार नहीं माना जाएगा, असल राजकुमार। और इवन ये भी था कि इजाजत नहीं दी गई थी रेड फोर्ट को इस्तेमाल करने के लिए, कुतुब मीनार के आसपास कहीं उनको शिफ्ट किया जा रहा था। ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी एक्सपेंशन की, ये दूसरा जो है राजनीतिक कारण है। द ब्रिटिश ट्राइड टू एक्सपेंड देयर पॉलिटिकल पावर इन इंडिया बाय 4 वेज, 4 तरीके से ये लोग अपना बढ़ा रहे थे। कैसे? आउटराइट वॉर, डायरेक्ट जंग लड़ रहे थे। सब्सिडरी अलायंस, सहायक गठबंधन, आपको सेना हम देंगे, आपके पॉलिटिकल जो भी पॉलिटिकल फैसला लेंगे उसमें हमारा आदमी होगा, और इस तरीके से बिल्कुल एक तरह से गुलाम बनाने वाली ही बात थी। इसके अलावा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको आप जानते हो कि उत्तराधिकारी नहीं है तो गोद नहीं लिया जा सकता, एंड ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिसरूल, कि आप गवर्नेंस सही से नहीं कर पा रहे हो, आप सही से राजपाट नहीं चला रहे हो, तो गवर्नेंस अच्छा होने के लिए आप गद्दी छोड़ दो, आओ हम करते हैं सब कुछ। इसके एब्सेंटी सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश, अब यहां पे ये कह रहा है कि अपने इंडिया के अंदर जो रूल कर रहा था वो डायरेक्टली पहले ब्रिटिशर्स रूल नहीं कर रहे थे, वे रूल कौन कर रहा है? एक प्राइवेट यानी एक निजी कंपनी जो व्यापार के कंसर्न्स के लिए आई थी
वो रूल कर रही थी। तो यहाँ पे जो है कोई सॉवरेनिटी यानी कोई सुप्रीम नहीं था, ठीक है। और इसको रूल किया जा रहा है इंडिया को, कहां से इंडिया के लिए फैसले आ रहे हैं, इंडिया के लिए फैसले आ रहे हैं ब्रिटेन से, वहां से फैसले आ रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर इससे पहले जो भी रूलर रहा है वो यही रहा और यहीं पे उसने जो कुछ कमाया खर्च किया, यहीं पे यहाँ के लोगों के लिए काम किया। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, कहीं बाहर से, कहीं हजारों मील दूर से ये लोग रूल कर रहे हैं। तो सिंस इंडिया वॉज बींग रूल्ड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंग्लैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मील, हजारों मील दूर से, ये चीज जो है अच्छी नहीं लग रही थी हिंदुस्तानियों को। द इंडियंस फेल्ट दैट द ब्रिटिशर्स वेयर बीइंग रूल्ड from England and India's wealth was being drained to England and not utilized for their welfare, कि भाई यहाँ का खजाना हजारों मील दूर से ये क्या कर रहे हैं, हमको रूल कर रहे हैं और सारा का सारा खजाना खाली कर रहे हैं और हमारे कल्याण के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। इसके अलावा एक और नाराजगी की बात क्या थी, ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहेब, पेंशन बंद कर दिया गया था। नाना साहब कौन थे, ये गोद लिए हुए बेटे थे बाजीराव सेकंड के, जो लास्ट पेशवा थे। ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज कर दिया कि हम नाना साहेब को कोई पेंशन नहीं देंगे, जो पेंशन वो दे रहे थे बाजीराव सेकंड को। और ये जो है दिस वाज वाइडली रिसेंटेड इन मराठा स्टेट, मराठा राज्य के अंदर। इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है क्रोध पैदा हुआ, वो लोग बहुत नाराज हुए। इसके अलावा है सी वाला पार्ट, अब कह रहा है कि स्टेट टू पॉजिटिव एंड टू निगेटिव कंसिक्वेंसेज ऑफ अपराइजिंग। अब ये जो अपराइजिंग था, जो विद्रोह था 1857 का, कह रहा है इसका दो पॉजिटिव और नेगेटिव कंसिक्वेंस बताओ। कंसिक्वेंस मतलब कह रहा है रिजल्ट के बारे में। तो देखो, ऑल्दो द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज सप्रेस्ड कंप्लीटली, दमन कर दिया गया, रोक दिया गया। इट क्रिएटेड ग्रेट शॉक वेव इन द हार्ट ऑफ द पीपल एंड द ब्रिटिश क्राउन इन इंग्लैंड। लेकिन इसने क्या किया, शॉक वेव यानी कि ऐसी लहरें जो कि क्या करें, बिल्कुल इंसान के दिलों को हिलाकर रख दें, ऐसा कुछ हुआ ब्रिटिश क्राउन इंग्लैंड में। और साथ ही साथ हिंदुस्तानी लोग भी इससे बहुत ज्यादा हिले। कैसे, द ब्रिटिश देयरफॉर एग्जामिन्ड द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया एंड ब्रॉट अबाउट सेवरल चेंजेस इन इट। अब देखो, धक्का लगा ना इस अपराइजिंग की वजह से, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल भी एंड कर दिया गया। उसके बाद जो है, जो महारानी थी उसको बताया गया कि भाई यही इंडिया के ऊपर भी रूल करेगी। अब बहुत सारे बदलाव लाए गए, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। अमंग देम द फर्स्ट वाज द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। अब क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड कर दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। इट वाज फॉलोड बाय एबॉलिशन ऑफ मुगल डायनेस्टी ऑफ दिल्ली। अब देखो, ये निगेटिव इंपैक्ट है। क्या कह रहा है, मुगल डायनेस्टी पूरी तरह से खत्म। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्मी, आर्मी फिर कंस्ट्रक्ट की गई। गारंटिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलेगा, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा हिंदुस्तानियों को। एसोसिएशन बनाने की इजाजत मिलेगी ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल रिफॉर्म। और इस तरह के बहुत सारे बदलाव किए गए कि आओ भाई एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपना हिस्सा लो। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू डू दिस थ्रू द क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। अब क्वीन ने जो प्रोक्लेमेशन दिया था उसके तहत ये सारी चीजें की जा रही थी। अमंग द नेगेटिव इफेक्ट, अब नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे क्या है, इंक्रीज ऑफ रेशियल एनिमोसिटी। अब यहाँ पे जो है नस्लीय भेदभाव ज्यादा हो रहा है। कैसे, इंट्रोडक्शन किया गया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एंड इंक्रीज इन द सिस्टमैटिक इकोनॉमिक लूट ऑफ इंडिया। और व्यवस्थित तरीके से, अब दूसरे तरीके से क्या किया जा रहा है, हिंदुस्तान को लूटने की कोशिश की जा रही है। फूट डालो और राज करो वाली नीति अपनाई जा रही। Even then is started the new era in the history of the India and the British imperialism। और क्या रहा है कि इसने शुरुआत की, even then इसने शुरुआत की एक नई एरा, नया युग इतिहास में हिंदुस्तान के भी और ब्रिटिश साम्राज्य के भी। नेक्स्ट है, ये दूसरी एक फोटो है, स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पर्सन। तो भैया क्वीन विक्टोरिया है ये, ठीक है। कौन है पिक्चर में, क्वीन विक्टोरिया। नेम द प्रोक्लेमेशन इश्यूड इन हर नेम। तो कौन सा प्रोक्लेमेशन यानी कि ऐलान इश्यू हुआ था इनके नाम पे, तो इनके नाम पे क्वीन प्रोक्लेमेशन, यही नाम ही था, ये नाम था उस प्रोक्लेमेशन का, क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 का है ये। आगे कह रहा है व्हेन, वेयर एंड बाय होम वाज दिस प्रोक्लेमेशन मेड। तो देखो यहाँ पे नवंबर 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में
बाय लॉर्ड कैनिंग द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इसके द्वारा ये प्रोक्लेमेशन किया गया। The Queen's proclamation incorporating the transfer of governance from East India Company to the British Crown was made public। आमतौर पे लोगों के बीच में इस बात का ऐलान कर दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अब कौन रूल करेगा, अब ब्रिटिश क्राउन रूल करेगा। What assurance, assurance मतलब गारंटी, did this proclamation give to the Indian people regarding religious freedom। अलग अलग जो है पॉइंट्स के तहत हम इसको पढ़ेंगे, क्या क्या इन्होंने वादे किए, गारंटी दिया अपने प्रोक्लेमेशन में। रिलीजियस फ्रीडम की बात हो रही है तो क्वीन विक्टोरिया इन हर प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 प्रॉमिस्ड नॉट टू इंटरफेयर, हम टांग नहीं अड़ाएंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे आपकी किसी भी धार्मिक मान्यता में, है ना, आपकी जो भी धार्मिक मान्यता वगैरह है उसमें हम टांग नहीं अड़ाने वाले। साथ ही साथ अपॉइंटमेंट टू पब्लिक ऑफिसेस, तो अपॉइंटमेंट में इन्होंने क्या वादा किया, गारंटी दी, क्या कहा, वादा किया कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, बराबर मान सम्मान मिलेगा टू ऑल हर सब्जेक्ट। और क्या कह रही है, यूरोपियन और इंडियन सब मेरे सब्जेक्ट हैं और सब मेरे लिए बराबर हैं। ठीक है। ऑल अपॉइंटमेंट डिक्लेयर्ड द क्वीन वुड बी स्ट्रिक्टली डिक्लेयर्ड बाय द क्वीन वुड बी, एक मिनट यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ऑल अपॉइंटमेंट्स, यहां पे डिक्लेयर द क्वीन कट कर दो, कि ऑल अपॉइंटमेंट वुड बी स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, कि जो भी नियुक्ति की जाएगी किसी भी अधिकारी की तो वो किस बेसिस पे की जाएगी, उसकी योग्यता के आधार पे, उसकी शिक्षा के आधार पे और साथ ही साथ ईमानदारी के आधार पे। तो ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर एंड अप होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।